हेलो मेरे चैंपियन, स्वागत है आपका आखिरी छलांग सीरीज के अगले एपिसोड में। आज है डे 19। हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 19। उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ये आपके क्लास 12 का 5th चैप्टर है। हम लोग आखिरी छलांग किसकी मार रहे हैं? तो आखिरी छलांग हम मार रहे हैं नीट 2025 में जीत की छलांग। किसके साथ मार रहे हैं? तो हम लोग डेस्टिनी जीत के साथ मार रहे हैं ये छलांग। और ये छलांग क्या कर रहा है? तो इसमें हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स के 1 शॉर्ट्स 28 चैप्टर के 28 शॉर्ट्स हम लोग दे रहे हैं 28 डेज में, लेकिन अल्टरनेट डेज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम डॉट 5 बजे रिलीज होता है। ये आपके एपिसोड्स जो है एवरी अल्टरनेट डे 5 बजे शाम को रिलीज होती है। प्रीमियर उसकी नेक्स्ट डे आपको क्या मिलता है? उसका पीडीएफ मिलता है। किस लिए? ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। तो अभी तक किस बात की देरी? चलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए डेस्टिनी जीत को, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लास में मैग्नेटिज्म के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई थी। एक सेक्शन है, एक अलग चीज है मैग्नेटिज्म, उसको हमने क्या किया था? चार्जेस के साथ मिला दिया था और वहां पे केवल चार्जेस की बात की हमने, इलेक्ट्रिसिटी की बात की और कहा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म तैयार होती है और उसी में हम लोग चला दिए कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें बॉस है। लेकिन मैंने कहा था उंगली किसका है? ये बॉस का उंगली। और किसका है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का है। तो बॉस के बारे में तो कुछ पढ़ना चाहिए। तो जिस तरह से हम लोग पहले प्रिमिटिव फॉर्म में मैग्नेटिज्म को जानते तो वो भी तो हमको जानना चाहिए कि केवल इलेक्ट्रिसिटी से बाद में पता चला कि इट इज सिनोनिमस टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल और वो एक मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि लूप का दो साइड जो है नॉर्थ एंड साउथ दिखाता है और वो एक मैग्नेट बिहेव करता है। लेकिन नेचर में तो मैग्नेट मिलता है, तो उसके बारे में क्या हम नहीं पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे। आज वही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दो मैग्नेट्स आपके सामने है। एक तो मैग्नेट आप लेकर बहुत बचपन से खेले हो और कभी टूट भी गया होगा मैग्नेट आपका, और दूसरा मैग्नेट ये है जिसपे कि हम उस मैग्नेट के ऊपर रहते हैं हम लोग। तो ये देखिए मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? ये अर्थ है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है किधर? इधर है। साउथ पोल किधर है? इधर है। तो एक चीज याद रखिए, हम लोग ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, ये जिस एंगल पे है उससे थोड़ा सा देखिए अलग एंगल बनता है तो मैग्नेटिक पोल्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है? थोड़ा सा एक थीटा एंगल बनता है या फाई एंगल बनता है, तो आपका मैग्नेटिक पोल का एंगल बनता है। तो अगर हम लोग कहते हैं ना कि सस्पेंड मैग्नेट विथ थिन ये थ्रेड, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। तो कौन सा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन करता है? एक्चुअली इस डायरेक्शन नहीं करता है, करता है वो नॉर्थ, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल की तरफ करता है, नॉट द जियोग्राफिक पोल। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि जियोग्राफिक पोल की तरफ ही करता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, लेकिन यहाँ पे देखिए अर्थ का मैग्नेट जो बना है इसी तरह का कलर देख लीजिए। ये मैग्नेट तो ऐसे दिखने में लग रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ एस, यहाँ पे लिखा हुआ एन। तो एक्चुअली ये क्या है कि अर्थ का जो सचमुच मैग्नेट जो है साउथ पोल वहां पे, लेकिन हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं उसको, किसको? उस तरफ को जियोग्राफिक नॉर्थ मानते हैं, इसलिए उसको नॉर्थ हम लोग मैग्नेटिक पोल भी कहते हैं। लेकिन वो बिहेव करता है कैसा? एक मैग्नेट जिसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। इसी से आप जब कोई मैग्नेट लेते हो तो वो मैग्नेट क्या करते? दो मैग्नेट आपके पास हैं। एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप ये दूसरा मैग्नेट जब लोगे, आप ये मान लीजिए इसका नॉर्थ है, ये टिप जो है नॉर्थ है और साउथ उसका पीछा है, और मेरा फिंगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ। आप क्या ऐसे रखोगे? रहेगा? नहीं रहेगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ रिपेल्स, जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी में लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो आपके मैग्नेटिज्म में भी ये बात आता है कि लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्थ पोल है वो रिपेल करेगा, इसको खींचेगा। क्यों? तो वो कौन खींचेगा उसको? उसको साउथ खींचेगा। तो नॉर्थ किसको खींचेगा? आपके साउथ को खींचेगा। तो ऐसा आपका ये जो मैग्नेट है अलाइन होगा। तो वही तो यहाँ पे होता है। हमारा जो सचमुच का जो मैग्नेट होता है, जो हम कॉम्पास लेके काम करते हैं, वो आपका नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। हम जैसे ही रखते हैं तो उसका नॉर्थ जो है पुल होता है किसके द्वारा? साउथ के द्वारा। और साउथ जो है उसका पुल होता है नॉर्थ के द्वारा, इसलिए वो फेस करता है साउथ की तरफ। लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, उस चूंकि वो जोग्राफिक नॉर्थ पोल है तो हम उसको
नॉर्थ ही मान लेते हैं, साउथ मैग्नेट जो है उसको नहीं बात करते, हम डायरेक्शन की बात करते हैं। सेकेंड बात, एक और बात है, ये एक जो मैं मैग्नेट की बात कह रहा हूँ, ये मैग्नेट लेकिन फिक्स नहीं है। अब तो फिक्स नहीं मतलब, तो मैंने अब ये हो सकता है कि कुछ सालों के बाद में ये जो मैग्नेट है टर्न कर जाए, अपसाइड डाउन हो जाए, मैंने इधर आपका साउथ इधर नॉर्थ हो जाए। ये संभव है क्या? हाँ संभव हुआ है अर्थ के साथ में, लेकिन ये 1-2 साल में नहीं होता, मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो वो आप नहीं देखोगे, मैं नहीं देखूंगा, ये थ्योरी में हम पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उसको प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते हैं। तो हम अभी एट प्रेजेंट यही मानेंगे कि अर्थ का जो नॉर्थ जो पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और मैग्नेट जब भी हम सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ क्या करते हैं, फेस करता है। बाकी सब हम कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। अब देखिए एक डिफरेंस बिटवीन ये जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो थे उसमें और इसमें, एक डाइपोल में डाइपोल पढ़ाया और पिछले क्लास में, तो डाइपोल में थोड़ा सा डिफरेंस है मैग्नेटिक डाइपोल में और आपके इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में, चार्ज डाइपोल में। चार्ज डाइपोल में आपने क्या देखा था कि एक ऐसे डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है मान लीजिए, आपने यहाँ पे क्यू दिया तो यहाँ पर भी क्यू दिया, और इनके बीच का एक डिस्टेंस दे दिया डी दे दिया। इसका डाइपोल क्या लिखते हैं आप? तो आप 2L लिखते तो 2 लिखते, यहाँ पे डी में लिया हो तो कर लिया हो, क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा ना, डी क्यू, ठीक है, डी क्यू इसका डाइपोल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि एक बात समझिए, क्या इसको मैं हटा सकता हूँ, केवल इसको माइनस कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कि यूनिट चार्ज के रूप में रह सकता है? हाँ रह सकता है, और उसका ऐसे दिखा देंगे सिंक जैसा, चारों तरफ से चार्जेस उसके लाइंस बनेंगे, और ये दूर लेके चला जाता है तो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, डाइपोल नहीं होगा। तो डाइपोल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ डाइपोल को मैं तोड़ दिया, मैं दूर दूर कर दिया, तो सिंगल कर दिया मैं ना, यूनी कर दिया मैं, डाइपोल को 2 भाग में बांटकर, एक को उधर कर दिया, एक को इधर कर दिया, चार्जेस सिंगुलर कर दिया मैं। तो क्या ये वैसे डाइपोल जो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एम नॉट ले लो, एम नॉट यहाँ पे नॉर्थ के लिए, और यहाँ पर एम नॉट ले लो आप, मैंने ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात कह रहा हूँ, मैग्नेटिक इसका नहीं, मोमेंट की नहीं, तो केवल एम कहूँगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो मैंने कहा था, क्या लिखने के लिए कहा था, मैंने कहा था इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट एम लिखोगे, और उसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस इसको भी हम डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी और एम नॉट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, कुछ दिक्कत मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने चार्जेस को अलग कर दिया, तो क्या मैं इन पोल्स को भी अलग कर सकता हूँ? नहीं, ये डिफरेंस बिटवीन चार्ज डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल में है कि हमेशा ये डाइपोल फॉर्म में ही रहेंगे। अब जितना भी टुकड़ा कर दीजिए, टुकड़ा पर टुकड़ा करते जाइए, माइनस से माइनस टुकड़ा कीजिए, हमेशा नॉर्थ साउथ हमेशा बनता रहेगा। अब देखो यहाँ पे ब्लू का हिस्सा जो है पूरा साउथ दिखा रहा था, ये नॉर्थ दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम तोड़े तो ब्लू का हिस्सा में नॉर्थ आ गया, रेड हिस्सा में साउथ आ गया। अब इसको भी तोड़ देंगे तो यहाँ पर भी आपके साउथ नॉर्थ आ गया, यहाँ पर भी साउथ नॉर्थ आएगा। तो जब तक तोड़ते रहिए, तो उसी से तो आप देखते हो एकदम पतला हो जाता है क्या, कॉयल, तभी भी उसके 2 पहलू जो मैं बताया था, 2 फेसेस जो है, एक नॉर्थ एंड साउथ दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है बिटवीन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कहने का मतलब कि चार्जेस डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल में। तो मैंने क्या समझाया आपको कि डाइपोल के रूप में ही रहेंगे, जोड़े के मोनोपोल हो ही नहीं सकता है, कि इसमें मैग्नेट्स में मोनोपोल्स नहीं होते हैं। तो मोनोपोल्स नहीं होते तो हमेशा इनका जो लाइंस होगा, जैसे मैंने दिखाया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस दिखाते रेडियली निकल रहे हैं, सोर्स बन जाता है, और नेगेटिव चार्ज क्या, लाइंस उसके तरफ आते हैं, यानी कि सिंक बन जाता है। ऐसा आपको अलग अलग एन एस में नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा क्या कि कोई भी आप मैग्नेट लिए हो तो उसमें एन और एस दोनों होंगे, और लाइंस जो है वो एन से होते हुए एस तक पहुंचेंगे, एन से होते हुए एस तक पहुंचेंगे, और एक क्लोज लूप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लोज लूप्स, जहां तक उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ होगी क्लोज लूप्स बनाएंगे वो हमेशा। ये उनका सर्किट जो है क्लोज्ड है हमेशा। अब कहोगे सर ये तो खुला हुआ है, तो इसको आप ऐसे करके लेके चलिए, इसके संग जोड़ दीजिए, फिर हो जाए क्लोज लूप, इसको लाके इसमें जोड़ दीजिए, हो जाए क्लोज लूप। ये तो हो गया एक अपने बीच में। लेकिन अगर दो अलग अलग ये आ जाए, मैग्नेट्स आसपास आ जाए, तो मैंने कहा ना कि 2 अलग अलग आ जाए पोल्स, और ये 2 मैग्नेट्स के अलग अलग पोल्स आ जाए, तो क्या होगा, ऑपोजिट पोल्स या अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। तो यहाँ पे देखिए,
अब नॉर्थ पोल का जो यहाँ पे जो ये है जो लाइन्स है मैग्नेटिक लाइन्स, वो इसके साउथ पोल पहुंच रहा है। ये तोड़ कर नहीं बनाया गया, ये अलग है, ये अलग है, इधर इसका साउथ इधर है, इसका नॉर्थ इधर, समझ लीजिए नॉर्थ इसका। इसके साथ में इसका जो कुछ जो लाइन्स ऐसे चले जा रहे थे बाहर, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं था, वापस नहीं आ पा रहे थे, वो भी मैंने इमेजिन करना हो कि आ रहे थे, कमजोर थे, लेकिन यहाँ पे मजबूत होने चलते ये इस साउथ पोल पर चले आएंगे, इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से जाएगा। लेकिन अगर दो पोल्स डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट के आसपास ला दें तो क्या होगा, सेम ला दें तो अनलाइक नहीं लाइक ला दें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनके लाइन से रिपेल से देखिए टर्न कर बेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन टू पोल्स। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स। ये बात आपको समझनी होगी। तो दो बातें मैंने बताया, एक तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल। सेकंड मैंने बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल कभी भी मोनोपोल के रूप में नहीं बांट सकते उसको। चलिए हम लोग देखते हैं, ये डायग्राम देखते हैं और इससे हम लोग फिर से गॉसेस लॉ जो है उसको रिवाइज करते हैं। गॉस लॉ फॉर किस पे पढ़े थे हम लोग, चार्जेस के लिए पढ़े थे। उसमें उसने क्या कहते हैं, फ्लक्स जो होता है उसको कह सकते हैं हम लोग कि सम ऑफ द टोटल E इंटू ए, सम ऑफ द ए एक्चुअली होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़े थे। तो ये क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी में, किसी चीज में अगर कोई चार्ज है तो उसका फ्लक्स बनेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी इनटू द एरिया, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होगा, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखिए ये चीज जो है, अगर हम लोग मैग्नेटिज्म में गॉसेस लॉ को लाके देखें, ये फॉर ये क्या है, ये फॉर चार्जेस है ना। अब मैग्नेटिज्म में हम लोग अब गॉस लॉ और मैग्नेटिज्म देखेंगे, ठीक है, ये हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे थ्री फिगर्स आप देख रहे हो। ये जो फिगर है आपका क्या है, दिखा रहा है, ये समझिए एक बार मैग्नेट है, ये समझ लीजिए एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और ये समझिए एक डाइपोल है। क्या है, डाइपोल, दो होता है ना, तो कॉइन के दो पहलू। तो आपको इतना बड़ा तो थोड़ा सा इलाज किया गया समझाने के लिए। और ये एक बार मैग्नेट, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे साउथ लिखा होता है, नॉर्थ है कहीं है। और ये आपका क्या है, ये आपका एक सोलेनॉइड है, ऐसे वाइंड अप किया हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके चलते यहाँ पे भी नॉर्थ एंड साउथ तैयार हुआ है, करंट देख रहे हैं पास कर रहे हैं ऐसे, अब देख रहे हो आई लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये एक डाइपोल है, ये सर्कुलर कोई चीज़ है जो कि उसमें भी आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बन रहा है। तो ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो ना इस डाइपोल के चलते, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं पहले, तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं क्या, कि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर एक कंडक्टर है या कोई बॉडी है, तो बाहर के फील्ड में कंडक्टर से अगर कोई चीज़ आ रहा है, बाहर के फील्ड से कोई चार्ज आ रहा है, कोई फ्लक्स आ रहा है, जितने फ्लक्स उसमें प्रवेश करेंगे उतने ही वहाँ से निकलेंगे। यानी एज मच द लाइन्स ऑफ, कह सकते हैं आपका जो फील्ड है वो घुसता है, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स निकलेगा। तो सम नेट कितना बचेगा माइनस करने में, जीरो बने, तब इन दैट केस कितना कहेंगे, फ्लक्स जीरो है। जब उसके बाद चार्ज होगा तो उतने लाइन्स निकलेंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे, तो माइनस नहीं होगा, तो वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। अब देखिए इन केस ऑफ वो कब होगा, जब मोनोपोल्स होंगे तभी, तो मोनोपोल्स नहीं होंगे तो नहीं होगा। ये आपका एक चार्ज रहेगा उसमें से निकलेगा, या एक चार्ज है उसमें लाइन्स आएंगे, तभी उस बॉडी में ये फ्लक्स देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ मैग्नेट क्या है, आपके दोनों पोल्स एक साथ रहते हैं, यानी कभी भी मोनोपोल नहीं हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए लाइन्स घुस रहे हैं, कोई भी आप सर्कल एरिया ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन लिया गया, यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन लिया, आप देख रहे हो यहाँ से ये लाइन्स घुस रहे हैं, यहाँ पे इस एरिया में घुस रहे हैं ना, और यहाँ से निकल रहे, जितने घुस रहे हैं उतने निकल रहे हैं, तो जितने घुस रहे उतने निकल रहे हैं, तो टोटल आपका फ्लक्स क्या होगा। मैं ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये कौन सा था, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात थी। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, जितने आ रहे हैं उतने निकल रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने निकल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे सर्कल किया हुआ, यहाँ से जितने आ रहे हैं उतने निकल रहे हैं। ये छोटा सा एक रीजन भी ले लीजिएगा, आप इनक्लोज एरिया लेते हो ना,
कोई भी क्लोज एरिया, वहाँ पे देखिए ये जो घुस रहा है वही तो यहाँ से निकल रहे हैं दो, यहाँ पर भी देखिए घुस रहा है ये निकल रहा है, यहाँ पर भी आपको चीज़ देखोगे तो हर जगह देखोगे मैग्नेट में जितने फ्लक्स लाइन्स घुसते हैं उतने ही निकलते हैं, तो नेट रिजल्ट क्या होता है, जीरो रहता है। तो फॉर आपके गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नेटिज्म में आपका उसका जीरो ही होगा। अब चलते हम देखते हैं कि एक बार मैग्नेट में और एक सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है, या क्या ये क्या कहते हैं इक्विवेलेंस क्या है। तो देखिए एक सोलेनॉइड तो आप देखो ऐसे कॉइल होता है, और उसको जब हम इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है। जैसे ही करंट फ्लो करता है उसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बताए थे कैसे तैयार होता है, और उसके चलते उसमें एक क्या होता है डाइपोल मोमेंट तैयार होता है, जिसको हम m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, NIA लिखते हैं। और यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलेनॉइड के, उसको लिखते हैं एक्चुअली n इंटू आई, टोटल करंट हो जाता है थ्रू द सोलेनॉइड। एंड एरिया ऑफ द सोलेनॉइड आप जानते हो ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर पाई आर स्क्वायर ले लोगे, इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है। उसी तरह अगर देखते हो आप अगर बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट तो कोई करंट नहीं हम दे रहे, लेकिन तो ये डिफरेंस हो गया कि विदाउट करंट इसके पास ऐसे अलाइनमेंट हो गई है भीतर में मॉलिक्यूल्स की कि ये बिहेव कर रहा है ठीक एक सोलेनॉइड के रूप में। सोलेनॉइड जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर भी N और S दो डायरेक्शन से बन जाते हैं। आप कैसे सोलेनॉइड के डायरेक्शन देखोगे, तो आप देखिए यहाँ पे करंट जो घुस रहा है, तो वो समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, देखिए ये रॉड है, इसके ऊपर आपका सोलेनॉइड बना हुआ है, और करंट आप देख रहे हो ये बाहर से भीतर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये इधर आपसे देखोगे इधर इसका नॉर्थ होगा, क्योंकि उल्टा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और जो यहाँ से देखेगा उसको ऐसे दिखेगा, उसके लिए इधर का साउथ होगा। तो यहाँ पर हम नॉर्थ एंड साउथ बता सकते हैं कि सोलेनॉइड का किधर कौन सा है। और इस तरह से ये एक मैग्नेट बार मैग्नेट के तरह ही बिहेव करता है। अंतर क्या है कि इसमें अगर करंट बंद कर दिया जाए तो ये सिंपल वायर बन जाएगा, इसमें तो करंट ही नहीं देना पड़ रहा है, ये हमेशा ही एक मैग्नेट के रूप में रहेगा। बार मैग्नेट और इसमें अंतर इतना ही है कि इसमें जब करंट रहेगा लूप में तब वो सोलेनॉइड कहलाता है, नहीं तो ऐसे तो जस्ट कॉइल ही कहेंगे आपको, ठीक है। तो करंट कैरिंग लूप जब बन जाएगा, वो करंट कैरिंग लूप में सोलेनॉइड जो होगा वो एक कॉइल नहीं बन जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है जब करंट पास करता है। इसके में कोई मैग्नेट, इसमें कोई करंट नहीं पास करता है, लेकिन ये हमेशा एक परमानेंट मैग्नेट है। ये टेम्प्रोरी मैग्नेट है कह सकते हो, जब करंट देंगे तभी ये मैग्नेट होता है। कौन इसमें ज़्यादा पावरफुल है, तो ये ज़्यादा हमारे पावरफुल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल में हम जितना करंट देंगे, जितना नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा देंगे, आई बढ़ाएंगे तभी भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एन बढ़ाएंगे तभी भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो बहुत तरीके से मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये एक मैक्सिमम इसकी एक कैपेबिलिटी होती है स्ट्रेंथ बढ़ने की, उससे ज़्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। ये डिफरेंस है दोनों में, लेकिन दोनों ही क्या है, बार मैग्नेट जैसे ही चीज़ है। जब ये ऑन है तो बार मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करता है। इसका डाइपोल निकालने का तरीका और इसका डाइपोल निकालने का तरीका लेकिन अलग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से हम निकाल रहे हैं, तो उसको एक दूसरे फॉर्मूला से बताते हैं, M इज इक्वल टू INA। और इसमें क्या बताते हैं, यहाँ पे इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ले लेते हैं, एक पोल का इधर M0 इधर M0, और लेंथ ले लेते हैं इन दोनों के बीच में। ये भी बता दें कि एकदम एग्जैक्ट टिप टू टिप नहीं होता, लेकिन ये आपको क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे नहीं होता है एंड, एंड से थोड़ा सा भीतर होता है, मतलब समझिए 85% ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट उसका इफेक्टिव लेंथ होता है। 85 मैंने अगर आप लिए हो 1 सेंटीमीटर, तो उसका 85 मिलीमीटर आपका यूज, मतलब 1 सेंटीमीटर लिए हो ना, तो समझ लीजिए कि आप 10 सेंटीमीटर लिए हो, चाहे 100 सेंटीमीटर लिए, तो 85 सेंटीमीटर आपका काम में लगे। 100 मिलीमीटर लिए हो, यानी कि आप 10 सेंटीमीटर लिए हो, तो उसमें आपको 85 मिलीमीटर्स एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ बनेगा। ये आपकी जस्ट एक जनरल नॉलेज की बात है, सिलेबस की बात नहीं है। तो उसको ये डाइपोल हम लोग खोजेंगे तो कैसे खोजेंगे, इसका इसका मोमेंट कैसे खोजेंगे, तो इसका खोजेंगे M इज इक्वल टू, कैसे खोजेंगे, M इज इक्वल टू यहाँ पे M0 और डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस इंटू M0 कर दोगे तो आपको M मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ऐसे खोजते हैं, यहाँ पे ऐसे खोजते हैं, दोनों का आंसर सेम ही। देखिए ये है सोलेनॉइड करंट
लूप जब होता है तो उसमें डाइपोल मोमेंट कितना होता है, ये होता है आपका NIA, और सोलेनॉइड रिजेंबल्स अ बार मैग्नेट। अब एक और चीज मैं बता दूं, सोलेनॉइड चूंकि करंट इसमें पास कर रहा है तो डाइपोल जो होता है ना, उस तरह से आपने यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल हमने देखा था, और उसके चलते एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है वहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, और वो हमने देखा था कितना बनता है वो, तो हमने देखा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है E इज इक्वल टू कितना हो जाता है, K2Q/R3 हुआ था ना, ये तो था, ठीक है। तो ये जो था उसी को देखिए आप कंपेयर कीजिए यहाँ पे, इसका तो K होता, K तो जानता हूँ क्या होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका ये कांस्टेंट ये है, इसको हटा दीजिए, Q के बदले में M लिख दीजिए 2 और 1R3। सिमिलर देखिए, सिमिलर यहाँ पर इफेक्ट एक मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होता है एक्सियल पोजीशन पे। अगर एक्सियल पोजीशन पे तैयार हो रहा है तो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन इसका क्या है, तो ये एक्सियल पोजीशन था ना, एक्सिस पे था एक्सियल पोजीशन, तो ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, इसका हाफ होता है ना, एक कम होता है, तो हो जाएगा के क्यू हो जाएगा अपॉन आर क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एक्सिस वाला है, तो यहाँ पर भी अगर हम इक्वेटोरियल लें तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 नहीं लिखकर केवल एक एम लिखिए आर क्यू, ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड प्रोड्यूस सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड्स, दोनों ये इसके लिए भी इसको एप्लीकेबल हो जाएगा, इसके लिए भी, एंड हैज सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट भी। ये जो आंसर आएगा ना इस फॉर्मूला से और इस फॉर्मूला से, दोनों का आंसर सेम होगा। चलिए हम लोग पीवाई को शुरू करते हैं। पहला ये आपका 2014 का कह रहा है कि फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ M, ठीक है। तो विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल। तो पहला नंबर मैं बता दूं, मैग्नेटिक डाइपोल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, NIA होता है, ठीक है। ए क्या है, ए क्या है, ए इज एरिया, नो, एरिया वेक्टर, एरिया तो जो है साइज लोगे उतना ही, जो मैग्नीट्यूड होता है वही लोगे, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या लोगे, 90 डिग्रीज टू द सरफेस ऑफ द एरिया। तो वो एक वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता, वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर है। तो इससे जो रिजल्ट, ये तो दोनों क्या हो गए, स्केलर हो गए। तो स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सम स्केलर क्वांटिटी क्या देता है, वेक्टर ही देता है। क्या देता है, वेक्टर। तो ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर्स जब होंगे तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा आपको, द फॉलोइंग फिगर्स सो अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स, यहाँ पे एक बार मैग्नेट, यहाँ पे बार, यहाँ पे बार मैग्नेट, यहाँ पे बार मैग्नेट, यहाँ पे दो दो करके बार मैग्नेट, यानी कि दो बार मैग्नेट्स है तो दो आपके क्या है, दो आपके मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, यानी कि दो वेक्टर्स को हम डील कर रहे हैं। अब दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल बन जाए, कुछ बन जाए, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करते हैं। क्या कहता है, कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट वेक्टर खोजना है, तो आर खोजना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, रूट ओवर, मान लीजिए हम वेक्टर ए पकड़ लेते हैं पहला, ए स्क्वायर, और दूसरे को बी पकड़ लेते हैं वेक्टर, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू क्या वेक्टर्स। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों वेक्टर्स एम के, मैंने ए और बी, ए बी नहीं लिख कर मुझे ए लिखना होता, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एम एम लिखूंगा, तो इसको लिखना रिजल्टेंट, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ एम, रिजल्टेंट एम, रिजल्टेंट मैग्नेटिक जो नेट मैग्नेटिक पोल आएगा डाइपोल मोमेंट, वो मैं लिख रिजल्टेंट एम लिख दिया मैं। अब तो ये क्या ऐसे हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m इंटू एम, एम स्क्वायर फिर लिख सकता हूँ इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये चूंकि सारे के सारे एम, यही एम 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 है, तो एम स्क्वायर और ये वैल्यू सब सेम होंगे, चेंज क्या होने वाला है, कॉस थीटा होने वाला है।
कॉस थीटा जब बढ़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू जब बढ़ेगा तो रिजल्टेंट एम बढ़ेगा, कॉस थीटा जब घटेगा तो रिजल्टेंट एम घटेगा। अब कॉस थीटा के बारे में कहानी सुन लीजिए। देखिए कॉस 0 जो होता है वो होता है कितना, 1। कॉस 90 कितना होता है, तो वो होता है 0। कॉस 180 कितना होता है, तो और भी कम हो जाता है, -1, 1 नहीं -1। तो देखिए जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा तो आपका कॉस का वैल्यू घटेगा। तो हम अब देखेंगे इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है। एंगल अगर बढ़ रहा है यानी कि इधर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो मेरा क्या होगा, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये जो एंगल है जैसे जैसे बढ़ रहा है क्या हो रहा है, उनकी एंगल बढ़ रही है तो उनकी क्या हो रही है, मोमेंट घट रही है। यहाँ पे नेट क्या कहना है, हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक पोल लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक पोल। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, हाईएस्ट वैल्यू मतलब कहने मतलब 1 सब मेरे लिए सबसे हाईएस्ट है, उसके नीचे आता है 0, उसके नीचे आता है -1, यानी कि मुझे सबसे छोटा एंगल दोनों के बीच में जो होगा, दो मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स हैं उनके पोल्स के, मैग्नेटिक पोल्स के, मैग्नेटिक पोल कह रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट के जो एंगल सबसे जो छोटे होंगे उनका मैं लूंगा तो मुझे आंसर सबसे बड़ा मिलेगा। आंसर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये रिजल्टेंट जो है यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। जब हम छोटा लेंगे, 0 ले रहे हैं तो 1 मैक्सिमम आ रहा है, -80 ले रहे हैं, 180 ले रहे हैं तो 180 ले रहे हैं तो -1 आ रहा है, सबसे छोटा आ रहा है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बड़ा करने के लिए छोटा एंगल चाहिए। छोटा एंगल इनके बीच में हम तय करते हैं, तो ए देखते हैं। तो देखिए एक है आपका ऐसे फर्स्ट वाला, यहाँ पे लिखा हुआ एन, यहाँ पे एस, तो कैसे मैग्नेटिक पोल चल रहा है आपका ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कैसे, ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं दिया हुआ, और ये दिया हुआ आपका एस एन, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो अगर दोनों को टेल किया जाए तो ये इधर आ जाएगा, तो 90 डिग्री दोनों के बीच बनता है। क्या बनता है डायरेक्शन इनका, 90 डिग्री। एक का डायरेक्शन तो 90 डिग्री पता है, 0 हो जाएगा इसका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनको। देखिए ये जो है एन इधर से इधर जा रहा है, अब दिखा डायरेक्शन दिखाता हूँ आपको। और ये जो है इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है एन से एस, तो ये एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। छोटा ही चल रहा है, उससे बड़ा 0 आ गया है, -1 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्या आता है, तो दिया हुआ है ऐसे, एन दिया हुआ है ऐसे, ऐसे आ रहा है, और एक आ रहा है आपका ऐसे, ठीक। ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे सेम एंगल बनेगा। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो उनसे छोटा होगा 30, मैं cos 30 भी बता भी दे रहा हूँ आपको। cos 30 इज इक्वल टू √3/2, ठीक। इसको बाद में कर लेते हैं कितना होगा। उसके बाद चलते हैं इसको देखते हैं, ये क्या बना रहा है, ऐसे दिया हुआ है, और फिर ये भी मैंने ऐसे लाके इधर देख लोगे आप, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये एंगल यहाँ पर 60 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, cos 60। cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। अब देखिए आपको ये तो अंदाजा लगे, ये 90 है, ये 180 है, ये 30 है, 60 है, कौन इसमें सबसे छोटा एंगल चाहिए मुझे। सबसे छोटा की तरफ जाओगे तो सबसे बड़ा मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मिलने वाला मोमेंट। तो कौन सा लेना चाहिए, इसे कंपेयर करके बता दीजिए आप। तो आपके हिसाब से 30 डिग्री होना चाहिए। अब कंपेयर तो कर लिए, अब देख लीजिए आंसर सही हो जाते हैं। यहाँ पे cos 90 लिख देता हूँ, यहाँ पे cos 180 लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू आपका आता है 0, यहाँ पे आता है -1। इसका आप देखिए ये हो जाएगा 1.732/2, यानी कि 0.866, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.5। बताइए किसका वैल्यू सबसे बड़ा है, 0 है, -1 है, 0.8 है, 0.5 है। 0.8 सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पे आप सबसे बड़ा वैल्यू रखोगे, जो बिग वैल्यू रखोगे, तो ये सारा चीज तो सेम है।
ये बड़ा हो जाएगा ना ये, तो हमारा चॉइस कौन सा होगा, 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2013 का है। कह रहा है कि अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L and magnetic dipole moment M is bent to form an arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be how much? तो कह रहा है कि एक बार मैग्नेट था ऐसे आपका, ठीक है, ये बार मैग्नेट था, यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ठीक है, और इनके बीच का एक डिस्टेंस था, कोई भी डिस्टेंस होगा ना, मान लीजिए इसको एल डिस्टेंस तो दिया हुआ था, एल डिस्टेंस था, और मैग्नेटिक मोमेंट इनके बीच में क्या बनता है, कैपिटल एम बना हुआ था। अब इसको क्या किया गया, इसको बेंड कर दिया गया, ऐसे आर्क की तरह इसको बेंड कर दिया गया। अब जो है यहाँ पे नॉर्थ पोल अभी भी है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक, और ये बेंड कैसे किया गया, एक आर्क के रूप में बेंड किया गया ताकि वो सर्किल का एक एंगल बनाता हो, क्या, 60 डिग्री। तो सर्किल का आपका रेडियस भी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू ये जो आर्क होता है, आर्क लेंथ यहाँ पे एल है, अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है आपको, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लेकिन 60 डिग्रीज में लीजिए। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर किस में लेते हैं, टेम्परेचर हम लोग लेते हैं केल्विन में जैसे लेते हैं, तो हम लोग स्टैंडर्ड जो डिग्री ये एंगल लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं। तो ये 60 को कितना रेडियन कहेंगे, इसको कॉमन ऐसे सेंस याद रखिएगा कि 180 डिग्रीज का पाई रेडियन होता है, 180 डिग्रीज का पाई रेडियन। तो यूनिटी मेथड करोगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन, सॉरी, पाई अपॉन 180, इसलिए 60 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60, यानी कि 60 से काटोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो पाई अपॉन 3 है, 1/3 पाई का हो गया। और दूसरे सिंपल भाषा में बता दूं तो देखिए 180 का मैंने कहा कितना होगा, पाई रेडियन होगा, 180 का कितना ये है, 1/3 है, माने 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा ना, तो पाई को भी 3 से डिवाइड कर दो तो पाई/3 आएगा। तो उस तरह से हम लोग इसको पाई रेडियन कहेंगे, पाई अपॉन 3 रेडियन कहेंगे, क्या कहेंगे, पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इससे हमें आर का रिलेशन पता चल जाता है, तो एल 3L अपॉन पाई है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आर हम एल के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हम काम करते हैं, ये तो हमने बेंड कर दिया, बेंड कर दिया, इसका डाइपोल मेजरमेंट क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा, क्या होगा, ये लेंथ जो है उसका डाइपोल का लेंथ बनेगा, इफेक्टिव डाइपोल का लेंथ बनेगा, जो नया डाइपोल होगा। तो हम क्या करते हैं, वहां से एक, यहाँ से एक परपेंडिकुलर उसके ऊपर टान देते हैं। ये डाइपोल आपके दो पार्ट में हो जाते हैं, मान लीजिए ए एंड ए पार्ट में हो गया, तो 2A जो होगा इसका वो डाइपोल लेंथ होगा, ठीक है, डाइपोल लेंथ क्या होगा, 2A होगा। मैं ए का वैल्यू खोजने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ए जब हम इसको डिवाइड कर दिए, बाइसेक्ट कर दिए, तो ये कितना डिग्रीज हो गया, 30 डिग्रीज हो गया। और ये देखिए 90 डिग्रीज एंगल बनाए, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा, आर है, आर तो हम चेंज कर सकते हैं किसमें, एल के रूप में, 3L अपॉन पाई लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 क्या लिख सकते हो, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ होता है। तो यहाँ पे अब कहोगे सर यहाँ पे तो आप डिग्री में ले लिए, नहीं डिग्री में नहीं लिया, तो आपको लर्न करना है तो कर लीजिए, पाई बाय, जैसे यहाँ पे 3 होता है वहाँ पाई/6 भी लर्न करते हैं, साइन पाई/6 इज इक्वल टू हाफ होता है। तो अब ये तो इजी, क्लास 10 में हम लोग ऐसे सीखे इसलिए बता दिए। अब हाफ हो गया ये। अब ए जो है, ए तो मैंने ले लिया ना, तो ए रखिए उसको अभी, एक अभी ए का तो रिलेशन खोज लेंगे इससे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आर के बदले में हम लिख देते हैं 3L अपॉन पाई है, 3 देखिए आर ऊपर गया है, पाई नीचे है, 3 ऊपर गया, तो 3 अपॉन पाई, तो पाई को मैं नीचे से नीचे, मैंने इधर से इधर ऊपर कर दिया। अब मैं ए लेता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3L इधर आ जाएगा ऊपर, 2 और ये पाई नीचे आ जाए, तो ये हो गया मेरा ए। अब न्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, तो मुझे लेंथ तो पता चल गया, हाफ लेंथ पता है, तो डबल लेंथ 2A होगा। तो मेरा न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा M डैश, वो होगा आपका 2A इंटू ये M0 कह सकते हो ना, M0, अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पकड़ता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स M0 था, अभी भी तो M0 है, ठीक है,
एम नॉट। तो ये हो गया आपका, लेकिन ए तो हमने पुट किया था, उसको चेंज कर देते हैं। 2 इंटू 3L अपॉन 2 पाई एम नॉट, इसको फिर 2 कैंसिल कर दीजिए, तो 3L एम नॉट अपॉन पाई हो गया। पहले कितना था वो बता दें हम। एम जो था जब स्ट्रेट था ऐसे, तो उसका लेंथ कितना एल था, तो 2L नहीं लिखे, पूरे एल ही तो था ना, तो एल। और एम नॉट था उसका क्या, उसका एक स्ट्रेंथ, एल इंटू एम लिख सकते हैं यहाँ नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सजा देते हैं, तो एम जो डैश मेरा आया है वो आया है 3/पाई, ठीक से देखिए 3/पाई अलग से लिख देता हूँ, और एल एम नॉट आया, एम नॉट एम एम एल एम नॉट। अब बताइए इसके बदले हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 3/पाई कैपिटल एम, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या है 3/पाई एम, सी ऑप्शन आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए हम लोग देखे थे कि दो चार्ज के डाइपोल्स जब होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते थे किसी एंगल पर, तो उस पर एक फोर्स, और फोर्स टर्निंग फोर्स होता था, यानी कि टॉर्क तैयार होता था। तो क्या वही चीज़ सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी बार मैग्नेट में? हाँ मिलेगी। क्या बार मैग्नेट को मान लीजिए एक डाइपोल है, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ है, तो डाइपोल हो गया, लेंथ दोनों के बीच में 2L दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए एक फील्ड है, यूनिफॉर्म आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और वो फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। जैसे वहाँ पे किससे जाता है, वहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ पर अब देखोगे फोर्स जो यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे क्यू एम इसलिए लिखा है, क्यू जैसे चार्ज हम लोग लिखते थे, क्यू इंटू ई लिखते थे ना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ पे वो क्यू एम, क्यू चार्ज जैसा है, क्यू एम पकड़ लीजिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पकड़ लीजिए, और ई के बदले में बी लिखिए, फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा जो इस तरफ टानेगा। कौन है ये जरूर साउथ पोल होगा, तभी तो इस तरफ टान रहा है, ये साउथ पोल है, और उधर रिपेल कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ना लाइन्स, ये नॉर्थ पोल है, उधर भी फोर्स है। फोर्स तो दोनों इक्वल है, लेकिन सेम पॉइंट पे नहीं है, तो एक टॉर्क तैयार होगा, टर्निंग फोर्स तैयार होगा, एंगल दोनों के बीच में दिया हुआ है। तो हम लोग टॉर्क वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो उसको यूज करते हैं यहाँ पर। वी कंसीडर अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ आपका क्यू एम यहाँ पे लिया गया, मैंने क्यू नॉट बहुत जगह लेके काम किया है, एंड द लेंथ 2L लिया गया है, प्लेस्ड एट एंगल थीटा विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टू पोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए वो क्या नेट फोर्स तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक ही पॉइंट पर चुकी नहीं है, तो एक क्या करते हैं वो लोग कपल बनाते हैं, क्या बनाते टॉर्क तैयार करेंगे, टर्निंग फोर्स बता दें। वो टॉर्क कैसे बनेगा, तो होगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द लीवर आर्म, माने जो लेंथ है, तो लेंथ क्या है, लेकिन ये तो क्या है, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हम बताए थे आर इन लिखते हैं उसको, आर इंटू एफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आर इंटू एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह समझ लेते, फोर्स जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ क्यू एम बी, और लेंथ क्या लिखोगे, तो जब वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो अगर 90 डिग्रीज पर है तो इजीली कर लिया, लेकिन अगर एंगल है तो आप उसका साइन थीटा लोगे, तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, लेंथ जो है इंटू साइन थीटा। अब ये जो है आपका जो क्यू एम है, क्यू एम और 2L मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। जैसे कि हम लोग वहाँ पे क्या हो रहा था, डाइपोल मोमेंट P लिखते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिख देंगे, M V साइन थीटा। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा कैसे आ रहा है ये, आप टॉर्क किए थे, आप चार्जेस में आपने किया था, तो वहाँ पे आपने लिखा था इसको P कर दिया था और इसको E कर दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा, ये टॉर्क आपका आया था। ठीक उसी का सिमिलरिटी देखिए यहाँ से, E के बदले में M लिखा हुआ है, B के बदले में सॉरी E के बदले में B लिखा हुआ है, एंड साइन थीटा। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, M इंटू ये B लिखेंगे, M इंटू B, देखिए M इंटू B टॉर्क हो गया ना, तो टॉर्क हम लोग कॉयल में भी देख रहे थे, कॉयल में भी आपका M इंटू B ही आया था, कॉयल टर्न कर रहा था, वहाँ पर भी M इंटू B आया था। तो आप कोई कॉयल भी लेते हो ना, कॉयल भी लेते हो, उसका भी ऐसे डायरेक्शन ले लेते हो,
तो उसका ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वो एरिया का 90 डिग्रीज पर होता है ना, एरिया वेक्टर लेते हैं डाइपोल मोमेंट का, तो डायरेक्शन होता है। और करंट फ्लो कर रहा है तो उसको भी अगर प्लेस कर दिया जाए फील्ड में तो वैसा ही वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये भी घूमने लगेगा। तो इसमें टर्न करता है, वही तो कॉइल टर्न करता है, उसी से टर्न करता है कॉइल, तो ये कॉइल टर्न करने लगा क्योंकि यहाँ पर एक टॉर्क पैदा ये तैयार होगा। अब देखिए ये जब घूमेगा तो वर्क डन होगा, एंगल्स चेंज होंगे ना, तो वर्क डन कैसे हम लोग खोजे थे उसमें, आपका इसमें कैसे खोजे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे खोजे थे, वर्क डन इन द कॉइल विल बी इक्वल टू, वहाँ पे हमने लिखा था एम के बदले पी ई, और इनिशियल जो एंगल है, इनिशियल एंगल 0 पकड़ लीजिए, ऐसे रखा हुआ, और फाइनल एंगल जो है वो आपका मान लीजिए ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 से 60 जा रहे हो, जो भी जा रहे हो, तो इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन इन द कॉइल, कॉइल में कितना काम हुआ वो पता चल जाए। क्या आपको एम बी इंटू कॉस इनिशियल एंगल, कॉस ऑफ द इनिशियल एंगल पहले कहाँ पे जहाँ पे था, माइनस द फाइनल एंगल, कॉस ऑफ द फाइनल एंगल खोजोगे तो वर्क डन इन द कॉइल हो जाए। इट इज जस्ट सिमिलर टू हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, दो चार्जेस के बीच में जो डाइपोल था, वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं, अल्फाबेट्स बदल दे रहे हैं। यहाँ पे पी था, यहाँ पे हमने एम कर दिया, यहाँ पे ई था हमने बी कर दिया, यहाँ पर भी वही किया, हमने पी और ई हटाकर हमने एम बी कर दिया, और कुछ नहीं चेंज है, सिमिलर थिंग्स है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले याद है, इससे जस्ट अल्फाबेट चेंज कर दीजिए। अब जो हमने देखा अभी वर्क डन कैसे निकालते हैं उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये 2017 का कि 250 टन रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विथ 1.25 सेंटीमीटर carries a current of 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degrees against the torque is, तो पहले हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इनिशियल एंगल 180 डिग्री हो रहा है, तो इनिशियल एंगल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, और माइनस फाइनल ले लेता हूँ 180, तो ये हो गया ठीक। अब देखिए ये जो होगा ये -1 होगा, और यहाँ माइनस साइन है, ये कितना 1 होगा, तो 1 यहाँ पे माइनस, और -1 क्या देगा आपको, +2 देगा, ठीक है। तो मैं सीधा +2 लिख देता हूँ, तो W इज इक्वल टू 2 into, अब M क्या होगा, NIA होता है, ठीक है, इंटू B, ऐसे लिख दूंगा, तो W इज इक्वल टू 2 into N कितना दिया 250, और I कितना दिया हुआ है, I आपका 85, लेकिन माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 दोगे। और इसके बाद A यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ के रूप में दिया हुआ है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए 2.1 इंटू, उसको ऐसे कर लीजिए, दोनों को 1.25 ऐसे कर दीजिए, और 10⁻⁻4 इधर कर दीजिए, ठीक है, ऐसे हो गया, एरिया निकल गया। अच्छा, तो उसके बाद आपका B जो है वो 0.85 ये टेस्ला है, ठीक। अब देखिए हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों जो है, देखिए 2 पकड़ लीजिए, इसको 1.25 है, तो ये दोनों मिलकर आपको ऑलमोस्ट ये क्या देता है, ये आपको 2.5 देता है, तो 2.6 ले लेते हैं, इसको 2.6 देता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, W इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ये 500 लिख सकते हैं इनटू 85, ठीक है, और ये 2.60 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2.5 है, 2.6 पकड़ के, और यहाँ से 0 हटाते हैं, यहाँ से 0 हटाते हैं, और 10⁻⁴ ये काट देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास चला जाता है 500 इंटू 85 इंटू 260 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻6। आप सोच रहे हो -6 ये क्यों, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखिए माइक्रो लिखा हुआ, तो माइक्रो फॉर्म में ही छोड़ देता हूँ मैं। तो अब इसको करना है, एक्चुअली कुछ करना तो है नहीं, 85 इंटू 85 कर लेते पहले, तो 85 इंटू 85, तो 5 5 are 25, 2 5 8 are 40, 42, 8 44, 64, 68, 5 2 12 1 7 22, ठीक है। उसके बाद आप 500 इंटू दिस कर दीजिए, तो वो कितना होगा, तो पहले 500 से कर देते हैं, उससे अच्छा है ना,
तो चलिए ये जीरो रख देता हूँ अलग से, 10⁻³ कर देता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसका। तो यहाँ पे 5 × 26 कर सकते हैं हम। तो कैसे कर सकते हैं, ये 26 का 130 हो जाता है, फिर एक और जीरो भी आप ले लीजिए यहाँ पे, तो 13 से कर देते हैं यहाँ पे सीधा। तो 13, देखिए 13 7 91 होता है, तो यहाँ पे 91 दिख रहा है हमको, तो वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, सीधा। लेकिन अब बात समझ नहीं आ रही है। 65 6 26 32 3 ये कितना होगा, 32 और 3 यहाँ पे है, फिर 26 एंड 3 29 2 13 70 173 वही पकड़ लीजिए, 71 पकड़ लीजिए इसको, ठीक है। तो मैं 91 पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, डेसिमल नहीं है यहाँ पे, डेसिमल तो यहाँ से आ जाएगा आपको, देखिए 4 प्लेस यहाँ पे, तो 9 पॉइंट अभी लिख देता हूँ, कितना हुआ था ये, 13 2 26 और ये 793 आया था मेरा, ठीक, 925 इंटू प्लस इंटू 10⁻⁻6, ये लगभग थोड़ा सा कहीं कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये 9.3 आ रहा है मेरा, उसका 9.6 आया, माइक्रो जूल्स में होगा 9 पॉइंट, इसको 1 ही पकड़िए, कहीं कैलकुलेशन देख लीजिए, चेक कर लेके, यही वाला आंसर होगा 9.1। अब देखिए जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, क्या कहते हैं, अगर डाइपोल दिया हुआ है हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने टॉर्क निकाला, हमने वर्क निकाला, याद होगा उस चैप्टर में हमने एनर्जी भी निकाला था। एनर्जी हमने कैसे निकाला था, पहले तो वर्क से ही तो एनर्जी निकलता है, तो हमने वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा, फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, W = mv cos θ1 - cos θ2, ऐसे लिखा ना। लेकिन ये तो इनिशियल था ना, ये क्या है, इनिशियल एंगल था, इनिशियल था, और ये फाइनल था। हम लोग जनरली क्या करते हैं, फाइनल माइनस डिफरेंस में तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। ये क्यों किया हमने, क्योंकि वर्क जो स्केलर क्वांटिटी है, मुझे केवल क्वांटिटी चाहिए था, उसमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, हमने जो बड़ा था उसको ले लिया एक तरफ और कर दिया पॉजिटिव साइन में। लेकिन रियलिटी में ये होना चाहिए था, एनर्जी के फॉर्म में अगर हम खोजते हैं तो हम खोजेंगे इसको mv, और इसको जो एक्चुअली होना चाहिए फाइनल, पहले cos θ2 - cos θ1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब उलट दिया तो हमको क्या करना चाहिए, माइनस साइन देना चाहिए। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए वही चीज, अब इसको आप चाहते तो आप इंटीग्रेट करके भी छोटा छोटा एक हिस्सा जा रहा है, चल रहा है, तो डी थीटा करके भी आप साइन थीटा, तो टॉट था ना एम बी साइन, आप क्या था टॉट, एम बी साइन थीटा। अब डी थीटा से अब चला रहे तो वर्क डन हो रहा है, एनर्जी उसमें आ रही है, तो वो डी थीटा करके इंटीग्रेट भी करोगे तो इस तरह से लिखोगे तो यही आएगा। एक्चुअली माइनस साइन बाहर आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस देता है, तो माइनस साइन आएगा बाहर, ये माइनस ऐसे लिखोगे। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं यहाँ पर जो है ये आंसर आएगा, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया। तो अगर 90 डिग्रीज ले लेते हैं, तो 90 डिग्रीज अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ये 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो एनर्जी हो जाएगी। अगर आप वहाँ पे ले लेते हो क्या 0 डिग्री लेते हो, तो जीरो लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस एम बी आएगा। तो माइनस में माने बहुत कम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी में स्टेबल कंडीशन होता है, याद रखिएगा। और 180 करने पर क्या होगा, माइनस आएगा, कॉस का -1 आएगा, तो पहले से माइनस है तो +1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा, उल्टा माइनस मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा। यानी कि अगर फील्ड मान लीजिए ऐसे है और मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे है, तो ये अलाइंड हो गया, तो ये 0 डिग्री हो गया, तो ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम है, क्या इक्विलिब्रियम में है 0 डिग्री वाला, और ऐसे चल रहा है, ऐसे है, तो भी ये इक्विलिब्रियम है, तो पैरेलल है ना, तो इक्विलिब्रियम अभी भी है, ठीक है। लेकिन ये 180 वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या एनर्जी कितना है, U = -mv, और यानी कि मिनिमम, और इन दिस केस क्या हो जाता है एनर्जी +mv यानी मैक्सिमम। तो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हुए भी एक में आपका स्टेबल कंडीशन हो गया, एक
अनस्टेबल कंडीशन हो गया। ये बात आपको दिमाग में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का कह रहा है कि अ बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। The energy required to rotate it by 60 degrees is W. Now the torque required to keep the magnet in this position is। तो पहला नंबर देखिए कि इसका पहले वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था तो उसकी एनर्जी कितनी थी। इनिशियल एनर्जी जो है उसका था माइनस में लिखेंगे माइनस एम बी, और इनिशियल पोजीशन यानी कॉस थीटा पे था उसका, कॉस थीटा उसका इनिशियल पोजीशन था। तो कॉस थीटा ये क्या होता है 1 होता है, तो ये अल्टीमेटली माइनस एम बी ही था उसका एनर्जी। और फाइनल एनर्जी क्या होता है, रोटेट करता है कितना 60 डिग्री, तो माइनस एम बी इंटू कॉस, आप 60 डिग्रीज कर दोगे कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ, तो ये माइनस एम बी अपॉन हाफ कर रहे हो अपॉन 2 हो जाएगा। तो डिफरेंस यानी कि ऑफ एनर्जी खोजना है तो आप यू एफ माइनस यू आई करोगे, तो ये होगा माइनस एम बी अपॉन 2 माइनस माइनस फिर आएगा तो प्लस कर दीजिए एम बी अपॉन 1, एलसीएम आपका 2 हो जाता है, तो यहाँ पे आपको आएगा माइनस एम बी और प्लस 2 एम बी, क्या देगा आपको एम बी बाय 2। ये एनर्जी चेंज ही वर्क करना होता है ना, तो ये W इज इक्वल टू ये आ गया आपको एक रिलेशन। अब क्या टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, टॉर्क कितना रिक्वायर्ड होगा इसको इस पोजीशन में रखने के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आपका, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60, तो इसको क्या लिखोगे आप एम बी रूट 3 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, रूट 3 लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं एम बी अपॉन 2 लिख देते हैं, और एम बी अपॉन 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं W लिख सकते हैं, तो रूट 3 इंटू W, यही हमारा टॉर्क लगेगा। और ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका रूट 3 W, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। अब चलिए हम लोग कुछ देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आपके मैग्नेटिज्म में डाइपोल एनालॉजी देखेंगे, यानी कि सिमिलरिटीज देखेंगे क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेते हैं K, एंड K इज इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे यहाँ पे भी एक कांस्टेंट लेते हैं लेकिन नाम नहीं देते हैं, K नहीं लिखते, लेकिन एक कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हम लोग P से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम M से करते हैं। और एक्सियल फील्ड अगर देखें शॉर्ट डाइपोल के लिए तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डाइपोल का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो लिखते हैं 1 अपॉन, माना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी लिख सकते हो, तो K 2P अपॉन R क्यूब लिखते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी ये कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट मैं अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ऐसे लिखी करिएगा मत, C में C कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये कांस्टेंट C इंटू 2m अपॉन R क्यूब, सिमिलर टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइपोल था उस तरह का एक रिलेशन बनता है। इक्वेटोरियल फील्ड में देखते हो तो यहाँ पे देखिए उससे वहाँ 2 था तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है के पी अपॉन R क्यूब लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट M अपॉन R क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ पे टॉर्क इन एक्सटर्नल फील्ड क्या देखें हम लोग, तो यहाँ पे होगा टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, वेक्टर ये ना, ये दोनों वेक्टर क्रॉस मतलब प्रोडक्ट होंगे। इसको हम लोग अगर इसमें लिखें, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो उसको पी ई साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं पी साइन थीटा, ठीक। इसी तरह से ये भी जो है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी है, तो उसको हम अगर इसमें लिखें मैंने कहना मतलब मैग्नीट्यूड खोजना है तो एम बी साइन थीटा कर देते हैं, ठीक है। और अब ये भी देखें कि आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस पी ई होता है, आप जानते हो वहाँ पे भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, अगर मैग्नीट्यूड चाहते हो तो उसमें क्या लिखोगे माइनस पी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर उसी तरह से क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे माइनस एम बी कॉस थीटा। ये था आपका सिमिलरिटी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, दोनों में फॉर्मूला अगर एक का याद है दूसरे का खाली अल्फ़ाबेट चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए। ये सी मैं आपको सुविधा के लिए दिया हूँ, कहीं भी स्टैंडर्ड ये शब्द नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे के देते हैं यहाँ पे नहीं देते हैं, तो समझाने के लिए मैंने सी कहा है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन
अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल एंड द अदर इज अनस्टेबल। तो हम लोग अभी देखे कि अगर वो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है तो ये ओरिएंटेड है क्या, 0 डिग्री ओरिएंटेशन, इक्विलिब्रियम होगा। और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल टू माइनस एम बी होगा। क्यों होगा, कॉस वहाँ पे 0 क्या 1 हो जाता है उसी से। तो पूरा लिख लो या ऐसे समझ लो। और दूसरा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ओरिएंटेशन ऐसे हो, यानी कि एकदम 180 डिग्रीज हो गया। तो ये भी लेकिन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्योंकि पैरेलल फॉर्म में है ना, तो इक्विलिब्रियम अभी भी है। लेकिन एनर्जी जो है अब यहाँ पे प्लस एम बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका मिनिमम एनर्जी देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी देखने को। क्या क्वेश्चन था, देखिए फर्स्ट लाइन ही अब हमको कैच कर गया कि कैन बी इन इक्विलिब्रियम, कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, टू ओरिएंटेशंस हो गया। वन स्टेबल, कौन सा स्टेबल है, तो मिनिमम एनर्जी वाला पोजीशन हमेशा स्टेबल होता है। और दूसरा अनस्टेबल, ये मैक्सिमम एनर्जी वाला जो पोजीशन होता है वो अनस्टेबल होता है। बाकी यहाँ पे तो कुछ खोजना नहीं है, जब हमको ए मिल गया तो हम टिक कर देते हैं इसको। अब हम लोग कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे, उनको हमको याद करना है, बस याद करना है, समझना कम है, याद करना बहुत छोटा सेक्शन है। लेकिन ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में बस यहीं तक आता है, थ्योरी ही आता है इसका, और उतना ही तक आपको जानना है। मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखा हुआ और बी लिखा हुआ है, तो आप उसी को कहते हो, क्या कहते हो, मैग्नेटिक फील्ड कहते हो। सिंपल भाषा में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका सिंपल भाषा में मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया, लेकिन हम लोग इसी से जानते हैं ये है बी। ठीक है, बी निकलता है कैसे वो बताया जा रहा है कि जितने फ्लक्स जा रहे हैं एक सरफेस से, तो वेक्टर एरिया होता है ना, डिवाइड बाय द वेक्टर एरिया, नंबर ऑफ फ्लक्स से तो पता चल जाता है ना कि कितना पावरफुल फील्ड होगा। वही तो फ्लक्स अपॉन एरिया जो है आपको बताता है बी, मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन एक वर्ड आता है। मैग्नेटाइजेशन है कि एक सब्सटेंस दिया उसको कितना मैग्नेटाइज कर सकते किया गया, उसको बता। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसमें कितना आया, पर यूनिट वॉल्यूम जो लेते हैं, माने वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस लेते हैं, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट टोटल जितने हैं, तो हम लोग एक तरह से एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बॉडी खोजते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो वो कैसे होता है, कैपिटल एम, उसी से मैं बार बार कह रहा था कि कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम लेंगे हम मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, क्योंकि स्मॉल एम तब लेंगे तब दोनों में कंफ्यूज हो जाए कैपिटल लेने से। यहाँ पे नेट जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है उसको डिवाइड कीजिएगा आप किससे, आप v से डिवाइड कीजिए, वॉल्यूम से। ये v क्या है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस से डिवाइड कीजिएगा, तब आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा मैग्नेटाइजेशन वैल्यू कैपिटल एम का। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। ये कैसे बनता है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो आप देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो तो वेक्टर है, वॉल्यूम तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करने से क्या होगा, तो वेक्टर ही आंसर देगा। सेकेंड, उसका यूनिट क्या है, तो एम्पियर पर मीटर है। क्यों ऐसा, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होता है, तो आपका आई इंटू ए होता है। आई का क्या हो गया एम्पियर, ए का क्या हो गया, मान लीजिए मीटर, मैं मीटर लिख दे रहा हूँ, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम का क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ए अपॉन मीटर आ गया। मीटर को शॉर्ट में क्या लिखोगे आप, ए अपॉन एम लिखोगे, यानी कि ए माइनस एम लिखोगे ऐसे। ठीक है, 1 पावर, ठीक है, ये 1 पावर है, -1 है। ठीक है ऐसे। तो अब देखिए बी नॉट जो होता है ये है एक नॉर्मल, एक सोलेनॉइड लेते हो आप, सोलेनॉइड लिए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, उसी उसमें कितना फ्लक्स जा रहा है पर एरिया का हिसाब से ही बताना है फील्ड कितना है। तो बी नॉट जो हो गया आपका सोलेनॉइड, खाली सोलेनॉइड है, तो उसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है कैसे होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। एन क्या आप तो जानते ही हो, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। ये तो पढ़े हो सोलेनॉइड। अब देखिए अब क्या करते हैं,
सोलोनॉइड का हमने कहा था कि अगर इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन बार डाल दिया था कोर में, तो उसकी मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, जो फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक और मटेरियल का जो है फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको डालेंगे। तो ये तो बी नॉट मैंने लिया है, केवल सोलोनॉइड का लिया। अब टोटल जो बी बन जाएगा वो बी नॉट तो रहेगा ही, प्लस एक नया बी एम जो मटेरियल के चलते ऐड हुआ, उसको हम ये कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो बी एम जो है नया जो लगा है वो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन। जितना मैग्नेटाइज कर सकते हो उस बॉडी को, उतना ज़्यादा वो फील्ड तैयार करेगा। मैग्नेटाइज करने की क्षमता ही तो होना चाहिए ना उसमें, वो कितने मैग्नेटिक मोमेंट तैयार, कितने वो मैंने कितने उसके मॉलिक्यूल्स अलाइंड हो जाएंगे, क्या बनेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनने के लिए एक डायरेक्शन में, तभी तो वो मैग्नेट कहलाएगा। तो ये बी एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाता है, उसको हम एक कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं। तो बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम, और ये म्यू नॉट कौन सा म्यू है, वही म्यू है जो हम बायो सेवर्ट लॉ में यूज़ किए थे। क्या था उसका, लिखे थे ना, म्यू नॉट जो था वही म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 और -7 उसका वैल्यू है, वही है म्यू नॉट। इसका यहाँ पर क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है। तो हम इस बी एम के बदले में क्या लिख सकते हैं फिर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसी को ना इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे ये बढ़ा सकते हैं, ये बी एम के बदले में तो लिख देते हैं। इस तरह से एक नया मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। कैसे, जब सोलोनॉइड के भीतर हम एक कोई मटेरियल भीतर कोर में डाल देते हैं उसके हॉलो स्पेस में, तो उसकी भी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसमें काम आने, वो जितना मैग्नेटाइज हो रहा है, वो जितना मैग्नेटाइज हो, वो चीज़ तो कह रहे हैं मैग्नेटाइजेशन, उसकी जितनी मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम हो रही है, एक लेयर सॉलिड लिया गया ना तो वॉल्यूम होगी उसकी, तो पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं और उसको मैग्नेटाइजेशन, तो उसके चलते एक जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, वो कितना तैयार हुआ उस मैग्नेटाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है उसका। और उसका वैल्यू अगर खोजें तो मैग्नेटाइजेशन इंटू म्यू नॉट होता है, तो हम बी एम के बदले में म्यू नॉट एम लिख सकते हैं। अब हम लोग एक और नया टर्म सीखने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या वो था, मैग्नेटाइजेशन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये भी एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, इंटेंसिटी। इसको एच से डिनोट करेंगे और इसका रिलेशन क्या देंगे, तो इसका रिलेशन देंगे हम एच इज इक्वल टू जो बी, जो टोटल आपका जो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया कह सकते हो, ठीक है, पर यूनिट एरिया, हाँ, तो वो भी कह सकता है, अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, माइनस एम, ठीक है, अब माइनस एम कर देंगे, तो ये बताएगा कि विदाउट एम कितना था फील्ड, विदाउट एम जब नहीं था तो फील्ड कितना था, वो ये बताता है। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बता, विदाउट द सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी थी, वो एच बताता है। अब उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिलेशन चला आता है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, कैसे एम इधर आ गया है, ठीक है, एम, और फिर इसको हम लिख सकते हैं, अब फिर एक नया वर्ड देते हैं, क्या, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस जाई एच, ठीक है, मैंने यानी कहने मतलब यहाँ पे हम लिख दिए एम इज इक्वल टू जाई एक्स, समझे, एच, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस जाई, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इस जाई क्या है एक्चुअली, जैसे कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखे थे ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटेंस, तो वो कहीं भी ऐसे आप तो ऐसे भी एप्सिलॉन नॉट लिखते हो तभी भी तो के लिखते हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, तो उसमें कहते हैं ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 होता है, तो उसको के लिख दो, 80 टाइम्स कम कर देगा फोर्स को। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं,
वो के जैसे वहाँ पे बोलते, तो वो ये चीज़ है ये। उसको जैसे वहाँ पे हम लोग कह रहे थे क्या, वहाँ पे एप्सिलॉन आर कह रहे थे उसको, एप्सिलॉन आर भी कहते हैं के को, तो यहाँ पे क्या है म्यू आर। तो ये जो है आपका बन जाता है क्या, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, ये है, ठीक है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाता है। जैसे वहाँ पे वो दोनों मिलाकर होता है ना के, रेशियो हम लोग बताए ना, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा के। ठीक है, तो उस तरह से उसमें मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आपको मैंने कहा मतलब एक होता है आपका जो उसका ओरिजिनल एप्सिलॉन है किसका, जो फील्ड जो आप मटेरियल लिए हो जिसमें मीडियम में चल रहा है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक होता है एयर का होता है। दोनों का हम लोग मिलाकर क्या करते हैं, कंबाइन करके रिलेशन बनाते हैं और के खोजते हैं। उसी तरह से ये आपको मिलेगा म्यू आर। ठीक है, म्यू आर आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। अब इसका रिलेशन क्या बन गया यहाँ पे, हम इसके बदले हम लिख सकते हैं म्यू आर। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट तो पहले से था, और ये म्यू आर ये हो गया, तो म्यू आर एच हो जाएगा। और म्यू इंटू म्यू आर, म्यू इंटू म्यू आर को हम अलग से दे देंगे, म्यू कह देंगे इसको टोटल। ठीक है, होता ना जैसे वहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता था ना, उस तरह से यहाँ पे म्यू नॉट और म्यू आर। ठीक है, ऐसे ये रिलेशन हम खोज लेते हैं। तो ये एक्स क्या है एक्चुअली, ये इसको कहते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये इंटरनल मैग्नेटाइजेशन, कितना वो मैग्नेटाइज हो सकता है, वो जो सब्सटेंस है कितने हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगी। अगर मैग्नेटाइज करने की क्षमता होगी तो बताया कि हाँ कर सकते हैं। जैसे बताइए यहाँ पे देखिए, डाईमैग्नेटिक अगर मटेरियल है आपका, तो उसमें ससेप्टिबिलिटी मैंने एक्स का वैल्यू जो देगा वो लेस देन जीरो देगा। कितना देगा, लेस देन जीरो, यानी कि वो उल्टा चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा, यानी कि ऑपोजिट जाएगा, अपोजिट द अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा। कौन, ये नफरत करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि इसका ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन इसकी नहीं हो रही है, ये अपोज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए, पैरामैग्नेटिक अगर सब्सटेंस लेते हो तो उसमें जो एक्स होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, मैंने यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। और ये रेन फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस, द फील्ड, जिस फील्ड में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें वो भी अपना अवदान करता है, वो भी कुछ मैग्नेट बनने की कोशिश करता है और फील्ड को मजबूत करता है, स्ट्रांग बनाता है, एडअप करता है फील्ड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करता है, लार्ज नहीं, पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू देता है। वहीं पर हम देखते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा देन जीरो हो जाते हैं। इनका एक्स जो होता है वेरी मच ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे आयरन है, आप जब सोलेनोइड को में आयरन डालोगे तो वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट क्या करता है, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो एडअप करता है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा। एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको समझिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, तो सपोर्ट करता है। तो ये जो एक्स जो है ये बताता है कितना सपोर्ट कर सकता है, वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वन ले रहे हैं ना, याद रखिएगा, x प्लस वन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू कर रहे हैं, x प्लस वन। तो जो वैल्यू लिखेंगे, अगर x जीरो लिखेंगे तो म्यू के लिए कितना लिखेंगे, म्यू आर के लिए वन, x के लिए अगर माइनस वन लिखेंगे तो म्यू के लिए कितना लिखेंगे, जीरो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम लोग कंपेयर भी करते हैं, ये म्यू आर एंड वन प्लस एक्स का जो वैल्यू लिखेंगे उसमें वन जोड़ेंगे तो म्यू आर का वैल्यू आएगा। तो आप समझ लीजिए लेस देन, मैंने कहा मतलब माइनस वन, अगर इसको लेस देन जीरो ना तो माइनस वन ले लेते, माइनस वन से स्टार्ट करते हैं। इसका माइनस वन पकड़ लीजिए डायमैग्नेटिक का, अगर एक्स पकड़ते हो तो उसका म्यू आर कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वन ऐड करोगे। अगर इसको पकड़ते हो जीरो ही पकड़ लेते हो, जस्ट जीरो स्टार्ट होता है ना, जस्ट ग्रेटर देन जीरो, तो उसका जीरो पकड़ते हो, दूसरा कितना पड़ेगा, मोर देन। वैसे इसका मोर देन जीरो लिखो तो उसको मोर देन वन से स्टार्ट होगा म्यू आर। इसका लिए तो बहुत ज़्यादा मोर देन, तो वो बहुत ज़्यादा मोर देन वन होगा। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। मोस्ट बायोलॉजिकल जो टिश्यू होते हैं वीकली डायमैग्नेटिक, हम लोग जो होते हैं बायोलॉजिकल टिश्यूज हमारे बने, हम लोग ज़्यादातर क्या है, रिपेल करते हैं, हम लोग पसंद नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड को, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहना चाहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 का कह रहा है कि आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया हुआ है। द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, परमेबिलिटी होता है म्यू, ठीक है, टोटल म्यू जो कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर बनता है, ठीक है, और म्यू नॉट का आपका वैल्यू दिया हुआ है। म्यू आर चाहिए मुझे, पता चल जाएगा। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी जो है यानी x इज इक्वल टू म्यू आर होता है, यही तो जानते हैं हम ना, अभी तो हम लोग पढ़े। तो इसको क्या लिखे, 1 प्लस 599 इज इक्वल टू म्यू आर, यानी कि वो हो गया म्यू आर इज इक्वल टू 600। कोई दिक्कत नहीं। अब म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका, म्यू नॉट वैल्यू लिख देते सीधा, ठीक है। वैल्यू कितना है दिया हुआ है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 6 इन 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 इंटू 10 टू द पावर 24 पाई इन 10 टू द पावर -7 प्लस 2, ठीक है। डेसिमल 2 के बाद यहाँ पे है डेसिमल, तो 10 से डिवाइड करते एक और यहाँ पे +1 कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। तो आपका ये डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ये डी ऑप्शन आपका 2.4 पाई 10 टू द पावर -4 आंसर राइट हो जाता है। अब चलिए एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक टेम्परेचर के बाद में देखा जाता है कि आपका जो ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो आपका ये तो कांस्टेंट्स हो जाते हैं 1/T के, ये यही वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द टाइम बोले टेम्परेचर दैट इज इन एब्सोल्यूट टाइम बोले, केल्विन में हमेशा टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं। तो ये अगर x को लिया गया y एक्सिस पर, x मैंने ये जाई को लिया गया ससेप्टिबिलिटी को, और इधर टेम्परेचर रखा गया, तो देखा गया पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि एक हाई टेम्परेचर होगा, जो कि हम क्यूरियस टेम्परेचर भी कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, क्यूरियस टेम्परेचर के बाद में जो देखा जाता है तो इसकी क्या होती है, ये जो है क्या चेंज होने लगती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी इसकी मैग्नेटिक पावर कम होने लगती है। आप हीट करोगे किसी चीज़ को, एक मैग्नेट को लोगे, अगर उसको बार बार हीट करोगे ना तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होने लगेगा। वो उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है मैग्नेटिक होने की, मैंने अपने को मैग्नेट बनाने की जो क्षमता होगी वो कम होती जाएगी। हीट बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी। यही इसका क्या लॉ का मेन समझो, यही सार है उसका। क्या है निचोड़, ये है कि आप अगर किसी चीज़ को कहते हैं ना, पहले क्लास 9-8 में पढ़े होंगे कि अगर किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करना होगा, तो आप उसको हैमरिंग करिए, मैन हैंडलिंग कीजिए, या हीट कर दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, तो डीमैग्नेटाइज होता था ना, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से खत्म होती है। तो ससेप्टिबिलिटी का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देना और यहाँ से निकलना, तो धीरे धीरे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी। टेम्परेचर जैसे से एक टेम्परेचर के बाद में बढ़ने लगेगा, तो अब नॉर्मल टेम्परेचर में तो होगा नहीं, तब तो कोई चीज़ भी मैग्नेट नहीं रहेगा। तो एक रूम टेम्परेचर जैसे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, और थर्ड टेम्परेचर तक भी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको TC कहा गया, क्यूरियस टेम्परेचर कहा गया, उस टेम्परेचर के बाद देखा जाता है ये जो ससेप्टिबिलिटी है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द टेम्परेचर इंक्रीज, और उसको लिखते हैं ऐसे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t ऐसे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी x विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर t फॉर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक ज़्यादा तो पैरामैग्नेटिक या आपके फेरोमैग्नेटिक यही तो मैग्नेटाइज होंगे, आपके तो डायमैग्नेटिक तो मैग्नेटाइज ही नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो ये बात लागू ही नहीं होती है। तो हम क्या देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, इसमें क्या ग्राफ दिया हुआ है इसमें, लेकिन देखिए आपको कौन सा, इसमें तो हम लोग जो ग्राफ किए वो तो है ही नहीं, यहाँ पर ग्राफ है क्या, नहीं है, तो कौन सा ग्राफ होगा तब इसमें,
देखिए वो ग्राफ था आपका कौन सा, मैंने कहा था कि वो ऐसे होगा कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, और वो ग्राफ बनता है ऐसे कि इधर लेते हो आप, इधर x लेते हो, और फिर ये आपका टेम्परेचर TC, और यहाँ से ऐसे वो गिरता है, क्योंकि ये 1/t के हिसाब से आप कर रहे हो, ये t जो है आप 1/, ले रहे हो। अब अगर ग्राफ को ऐसे कर देते हो, यहाँ पे 1/t ऑलरेडी ले लेते हो, क्या लेते हो, 1/t ले लेते हो आप 1/t ले लेते हो, तो ये क्या कहोगे, ये कहोगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है भीतर में तो 1/t है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे 1/t ही ले लिया गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, और इसके भीतर जो चीज़ है वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है 1/t, ये x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस बॉक्स, तो ये बॉक्स यहाँ पे रख दिया गया, इस बार टी नहीं रखा, इंडिविजुअल नहीं रखा गया, डिनोमिनेटर को नहीं रखा गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर केवल है, यहाँ पे वो नंबर को रख दिया गया, बॉक्स को, बॉक्स क्या है 1/t, तो ये x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो ये x डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनल होगा तो इसको आप दो तरह से देख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन बना के भी देख सकते हो, और सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा कुछ बनेगा, सीधा ऐसे सोच लो, और नहीं तो आप फिर वाई एक्सिस पे आप स्ट्रेट लाइन बनाकर देख लो तो वही आएगा, mx के फॉर्म में होगा, c नहीं है इसका क्योंकि आप देख रहे हो वही तो, यहाँ पे c तो है ही नहीं कुछ, तो इक्वल साइन दे के आप c हटा दो, और mx के फॉर्म में m जो होगा उसका स्लोप होगा, और x जो यहाँ पे है, और ये y बनेगा, इस तरह से आप तो देख सकते हो, तो टाइम वेस्ट होगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे कर दो, x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा ना यहाँ पे k 1/t, अब दे समझो ना, ये जो है आपका, अब मैं इसलिए नहीं लिखना चाहता था कि इसको y लिखना पड़ेगा, y एक्सिस पे है, और ये k जो है वो m है, और 1/, जो t है वो x है, और यहाँ +0 है, c गायब है, इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बन जाता है, और इसमें आपको ऑप्शन कौन सा मिलता है, ए ऑप्शन आपका, 1 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलिए हम लोग इस कंपैरिजन को देख लेते हैं एक बार, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में आपका जो ये जो ससेप्टिबिलिटी होता है एंड जो उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, उसमें मैंने बताया था कि ससेप्टिबिलिटी +1 इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, ये होता है ना। अब देखिए इसको आप, ये तो 0 से कम होगा डायमैग्नेट में, तो 0 से कम मैंने बताया था, और यहाँ पे एक एंड पॉइंट ले लेते हैं -1, तो ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू -1 एंड बट लेस देन 0, ये कितना होगा, +1 करोगे तो 0, और इधर 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके 1 तक होगा। यहाँ पे इन दिस केस आप जानते हो म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट जो भी होगा इंटू म्यू आर, और म्यू आर अगर 0 से कम है तो इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने में तो कम होगा, इन दैट केस आप देखोगे कि म्यू जो है लेस देन म्यू नॉट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक क्या होगा, तो अब हम लोग कहते हैं ये पॉजिटिव होता है, छोटा पॉजिटिव होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, और ये ई जो है एप्सिलॉन है, लेकिन ये वो एप्सिलॉन नहीं है जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो, ये छोटा एक वैल्यू एप्सिलॉन है, ठीक है, वहाँ तक वो पॉजिटिव जाएगा, छोटा एक पॉजिटिव वैल्यू तक जाता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव 0 से ज़्यादा है, तो ये 1 ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और इधर 1 प्लस एप्सिलॉन तक होगा। इन दिस केस हम देखते हैं कि म्यू जो होगा वो म्यू नॉट, ठीक है, प्लस थोड़ा सा 1 से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो इसको बढ़ा देगा ना, इससे इसका वैल्यू ज़्यादा, मान लीजिए 1.2 ले लेते हैं, इंटू 1.2 लिख दिया मैंने, तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया ना, ये 1.2 टाइम्स हो गया, इन दिस के देखा जाए म्यू इज नाउ ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाएगा। और हम फेरोमैग्नेटिक में आते हैं, देखते हैं कि x जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होता है, पॉजिटिव होता है, खाली पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 1 से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या होगा उसको हम यहाँ पे देखिए दोनों में 1 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें तो कंपैरिजन ही नहीं है, हमेशा म्यू जो होगा म्यू नॉट से, म्यू जो होगा म्यू नॉट से हमेशा बहुत ज़्यादा होगा, कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा के लिए 2 बार हम लोग ग्रेटर साइन देते हैं, तो ये जो है ये दोनों ससेप्टिबिलिटी एंड हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी का कंपैरिजन पढ़े। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, 2016 का है, कह रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, किसके लिए नेगेटिव होता है, अभी हमने देखा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होंगे उनके लिए, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली,
बाकी दो के लिए तो पॉजिटिव होता है, के लिए छोटा पॉजिटिव, के लिए बड़ा पॉजिटिव, पैरामैग्नेटिक के लिए छोटा पॉजिटिव एंड फेरोमैग्नेटिक के लिए तो ज़्यादा पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, हमको क्या करना है, मैच करना है। तो मैच करके देखें, डायमैग्नेटिक का होगा ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, लेस देन 0 होगा ना, लेस देन 0। तो लेस देन 0 देखिए यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन x दिया हुआ है, ऐसे उल्टा करके दिया हुआ है, आई हैव इक्वल टू ग्रेटर देन -1, तो ये बन गया ये दो नंबर। फेरोमैग्नेटिक, फेरो माने बहुत पावरफुल, ठीक है, तो वो तो ये बन गया, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक ये 0 से ज़्यादा और एप्सिलॉन तक जो कि स्मॉल एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये पैरामैग्नेटिक ऐसे हो गया। तो एक बच्चा नॉन मैग्नेटिक में तो कोई होगा नहीं, एक्स की ससेसिबिलिटी ही नहीं होगी, कुछ करेगा ही नहीं, तो ये आपका मैच हो गया। अब देखिए मैच किससे बैठता है, तो क्या है, ए का 2, ए का 2 दो है, सी एंड डी, अच्छा। उसके बाद बी देखते हैं, बी का 3 माने सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का क्या क्या उनका एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो चलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर फेवरली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा वो लोग रिपेल्ड होते हैं, वो लोग मैग्नेट उनको खींचते नहीं है, बुलाते नहीं अपने पास, बोलते दूर जाओ। और एग्जाम्पल क्या है इनके, एंटीमोनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मर्करी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर एंड एयर में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर एंड आर्गन एक्सेट्रा। अगर देखिए ये जो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है ये, तो क्या होगा, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तभी तो आपके लाइंस का देखिए एरो इधर दिखा रहा है, तो ये क्या करे, अपने में एक नॉर्थ पोल इस तरफ डेवलप कर लेगा, इधर साउथ पोल डेवलप करे, तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल तो रिपेल करेगा, इसके लाइन्स इसको छोड़ कर भागेंगे, इसके पास नहीं आएंगे, ठीक है, इसके पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे, इससे हट जाएंगे, लाइन्स इसके पास नहीं आएंगे। तो व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस, इसको टेंड करते हैं अवॉइड करना, भाई तुम भाई दूर भागो, तो भागो यहाँ से, मेरे पास मत रहो। एन कहता है भागो उधर से, निकलो यहाँ से, उसको भगाने की कोशिश करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देखें, आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर फीबली, हल्का लेकिन अट्रैक्ट होते हैं, फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। एग्जाम्पल है आपके एल्युमिनियम, क्रोमियम, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने सारे हैं, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, ये सब। यहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे जो लाइंस ऑफ फोर्स है प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रादर देन एयर। अब जैसे ही हुआ था उस, यहाँ पे एन है ना, यहाँ पे एस है, तो ये अपने में तैयार करते हैं एस एन, ठीक है। अब एस की तरफ तो इसका लाइंस घुसेगा, लेकिन कम लाइंस घुसते हैं क्योंकि फीबली अफेक्टेड होता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं आर दो सब्सटेंसेस वे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम हो गया, या डिस्ट्रायोसियम हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, इनमें देखा जाता है बहुत सारे लाइंस ऑफ जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स क्राउड कर लेते हैं इन स्पेस में, बहुत सारे जाते हैं, मानी इनको पूरा मैग्नेटाइज एक तरह से, यहाँ पे साउथ, वहाँ पे नॉर्थ, पूरा लाइन हो गया, वो लोग मैग्नेट का एक हिस्सा, एक लाइन के हिस्सा बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देते हैं उनके साथ में मिलकर। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के हिसाब से काफ़ी अच्छा चीज़ है। मेसनर्स इफेक्ट, ये क्या है कि सुपर कंडक्टर ऐसे मेटल्स होते हैं या ऐसे एलॉयज होते हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पर बनते हैं, मतलब मान लीजिए 4 केल्विन की बात करें, -4 डिग्री नहीं, 4 डिग्री नहीं, सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन पर 4 केल्विन, ऐसे 0 केल्विन पर तक जानते हैं ना स्टार्ट होता है, 4 केल्विन के आसपास में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि करंट को विदाउट कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रेजिस्टेंस पास करने देते अपने थ्रू। तो वैसे सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअली ज़्यादातर वो लोग डायमैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, और अपने भीतर से कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पास करने देते हैं। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे के बात है, ये लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रहेंगे, हम बताए ना 4 ये केल्विन के आसपास चले गए तब की बात हो रही है। नॉर्मल क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब तो वो नॉर्मल रहते हैं, और उनसे ये पास करेगा, क्या पास करेगा, मैग्नेटिक लाइन पास करेगा, फील्ड लाइन। लेकिन जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर उससे पास नहीं करेंगे मैग्नेटिक लाइन,
उसको लेविटेशन में इसके जो आजकल फास्ट मूविंग सुपर फास्ट ट्रेन्स होते हैं उसमें इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसी से मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है ना। तो वेस्टर्स इफेक्ट इज व्हेन सुपर कंडक्टर आप समझ गए कि एक टेम्परेचर होती है उसके नीचे, हम लोग कोशिश एक्चुअली सुपर कंडक्टर बनाने के लिए उतना टेम्परेचर नीचे जाना पड़ता है। अब हम कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पर कैसे सुपर कंडक्टर बनाया जाए, कौन से कॉम्बिनेशन से, अगर वो बन जाता है तो बहुत अच्छी होगी ना। करंट स्पेंड करेंगे लेकिन हीट नहीं निकलेगा, आग नहीं लगेगी, ये सब चीज़ें बचेंगे, स्पीड आएगा, फोर्स मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो अलग से फोर्स एक्स्ट्रा नहीं वेस्ट होगा, वर्क एनर्जी नष्ट नहीं होगी, तो सारे के सारे बचत होंगे। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो वेस्टर्स इफेक्ट इज व्हेन सुपर कंडक्टर एक्सपेल्स मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे एक सुपर कंडक्टर को ले जाते हैं, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपने भीतर नहीं आने देता है, एक्सपेल करता है। वेस्टर्न इफेक्ट लेविटेट्स मैग्नेट बाय रिपेलिंग द मैग्नेटिक। अब जैसे वो ठेलता है ना, जैसे मान लीजिए सुपर कंडक्टर है, ठेल रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, अब मैग्नेट है वो अटका रह जाएगा यहाँ पे, नीचे ही नहीं उतरेगा, तो वो फ्लोट करेगा ना। वही फ्लोट करना माने उड़ जाना, माने लेविटेट होना। तो यहाँ पे देखोगे अब क्यों ऐसे ऐसे क्यों होता है, क्योंकि डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें तो लाइंस ऊपर से निकल जाते हैं, उसके भीतर नहीं जाते हैं। पैरा या फेरो जो होते हैं उनके भीतर से लाइंस क्रॉस करते हैं, यहाँ पे लाइंस नहीं क्रॉस करते हैं, बाहर से निकल जाते हैं। लेकिन यही जो सुपर कंडक्टर है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है लेकिन वो तब तो नॉर्मल उसका कंडीशन हो जाता है, जो कि तो वो डायमैग्नेटिक तब नहीं होता। फिजिकल रूप में तो मैंने बता दिया कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो समझ में आ रही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो देखेंगे कि वो रिपेल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से या अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर वो कोई चुंबक जिसको कहते हैं ना, जिसको लोहा हुआ टान रहता होता है, तो फेरोमैग्नेटिक है। ऐसे बाकी तो बच्चे जिसको ऐसे नहीं देख कर बता पाते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है कि ये डायमैग्नेटिक है, तो उसको तो हमने बताया कि फील्ड में रखेंगे, देखें फीबल थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन आ रही है फील्ड के द्वारा, तो कहेंगे कि वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। अगर रिपेल्ड हो रहा है थोड़ा सा तो क्या कहेंगे, ये डायमैग्नेटिक। ये तो हो गया एक फिजिकल मेथड। दूसरा एक है केमिस्ट्री का मेथड, जिससे कि हम बता सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में रह सकता है। तो अगर आप देखते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके हैं कुछ ऑर्बिटल्स में, तो वो जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वाले जो जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कहेंगे सब्सटेंस नहीं कहेंगे। तो अब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल सब तो पढ़े हो ना। एस ऑर्बिटल 1 होता है, पी ऑर्बिटल आपका 3 होता है, डी ऑर्बिटल 5 होता है। तो किसी के भी ऑर्बिटल में अगर आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, आपको एक भी मिल जाता है, तो वो क्या होगा, वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनेगा, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल में, और ये लोग अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये लोग अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अदर साइड देखा जाए तो अगर आप देखते हो कि सारे के सारे जितने ऑर्बिटल्स हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, फिलअप हैं पूरे, तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो डायमैग्नेटिक बनाते हैं जब वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं, और ये रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये केमिस्ट्री का हिस्सा था, लेकिन केमिस्ट्री में भी तो समझना पड़ेगा डायमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं और पैरामैग्नेटिक क्यों बोलते हैं। आपको तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक केमिस्ट्री का भी नॉलेज दे दिया पैरा एंड डाई के बारे में। अब देखिए पैरा एंड फेरो में हमने कहा कि दोनों ही अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो उनको हम लोग डिफ्रेंशिएट क्यों कर देते हैं। एक को कहते हैं फीबली अट्रैक्टेड, एक को तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। कारण क्या है, तो देखिए एक है क्या है ना, आपका जो पैरामैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनका ना अनऑर्गेनाइज जो होता है मॉलिक्यूलर एनाइलमेंट होता है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है, मान लीजिए एरो जो आप देख रहे हो नॉर्थ पोल है और टेल जो है उसका साउथ पोल है, तो जिग जैग मैनर में ऐसे रहते हैं। उनको पूरा अलाइन करने वाले होता है ना, क्राउड ऑफ मैंने कह सकते हो कि हुलिगन्स कह सकते हो, अनरूली पीपल कह सकते हो, तो जिनका मैंने कोई डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं है, तो इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनको संभाल कर एक क्रम में करना, एक डिसिप्लिन बनाना बहुत कठिन काम है। तो कुछ लोगों को कर पाते हैं हम लोग, ऐसा करना बहुत दिक्कत बात है उनके लिए। बहुत सारे, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है,
तो क्या हो रहा है कि हम लोग उतने सारा अलाइन नहीं कर पाते, इस तरह दिखाया गया अलाइन, लेकिन ऐसे अलाइन मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं, कुछ हद तक हो पाते हैं। इसलिए ये वीकली अट्रैक्टेड, जब अलाइन होंगे तो वो छोटे से मैग्नेट बनेंगे, क्योंकि अलाइन होंगे तो उनका नॉर्थ पोल साउथ, देखिए इधर साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ है, इधर इसका नॉर्थ पोल है ना इधर, तो नॉर्थ पोल इधर, नॉर्थ जो एरो जा रहे थे नॉर्थ से जा रहे हैं, तो उसके साउथ को ही तो अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो अलाइनमेंट दिखाई गई गलत दिखाई गई, पूरे अलाइनमेंट नहीं होते हैं, इसके कुछ परसेंट होते हैं, ठीक है। तो वही एक मैग्नेट का काम करने लगते हैं, थोड़ा सा छोटा सा मैग्नेट जो अट्रैक्टेड होता है तो साउथ पोल इसका नॉर्थ का फील्ड के और साउथ की तरफ में इसका नॉर्थ फेस करता है। वहीं पर अगर देखा जाए मैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो उसमें क्या देखते हैं कि आपका जो है, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, तो ये एब्सेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीरो मैग्नेटिज्म, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ऐसे बनता है, लेकिन पूरा पूरी नहीं बनता है। यहाँ पे देखोगे फेरो मैग्नेटिज्म में जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, अब देखिए यहाँ पे बड़ी बात कैच करिएगा, यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो भी ये लोग ना ग्रुप में डिसिप्लिन होते हैं, अपने अपने ग्रुप का एक समझिए कि अपने डिसिप्लिन रूल बना के रखें। जैसे ये ग्रुप कह रहा है कि हम लोग 3-4 आदमी एक जगह एक डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे, ये 2 एक डायरेक्शन में अलाइंड है, ये 4 एक डायरेक्शन में अलाइंड है, ये 4 अपने एक डायरेक्शन में अलाइंड है, ये 4 अलाइंड है, ये 4, ऐसे करके ग्रुप्स जो है ना अपने अलाइंड फॉर्म में मैग्नेटिक डाइपोल बना के रखें। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितने सारे थे, काउंट करोगे तो कम से मान लीजिए 20 है, ठीक है। तो 20 लोगों को जाएगा बोलना पड़ेगा भैया ऐसे खड़ा हो जाओ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ा हो जाओ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बोलते हुए थक जाओगे। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं, तो 6 ग्रुप को जाकर हेड को मैंने ग्रुप में जाकर बोले देखिए भैया आप लोगों को सबको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ा होना है, तो आपको 6 बार बोलना पड़ा, यानी कि मेहनत आपको कम लगी। ये सारे ग्रुप एक साथ में बात सुनते हैं, तो ये सारे ग्रुप सुन के बाद ये सारे ग्रुप एक साथ में, तो इनको ग्रुप में जो ये अलाइन होते हैं इसको कहते हैं, इसका डोमेन है, ये डोमेन के रूप में ग्रुपिंग करते हैं, ये मैग्नेटिक डाइपोल बना के रखते हैं। कुछ इनका रिजल्टेंट अपना एक होता है, लेकिन वो फिर इसके द्वारा कैंसिल आउट हो गया है, इसलिए नेट जीरो होता है उसमें भी, लेकिन वो लोग कुछ हद तक अलाइन अपने में रहते हैं एक ग्रुप में। तो जैसे ही उनको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है सारे के सारे ग्रुप वाइज अलाइन हो जाते हैं, और सारे अलाइन होने के चलते पावरफुल एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। यही अंतर है आपका इसमें, आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये आपका है 2024 का, कह शीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज नीडेड टू। अब कह रहा है कि एक शीट मैग्नेटिक फील्ड है और एक शीट मतलब पेपर मत समझिए, शीट ऑफ मेटल हो सकता है, एक होता है ना कि सरफेस हो सकता है जो मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसमें करंट फ्लो कर सकती है, ये सारी चीज़, कंडक्टर हो सकता है वो, तो ये ऐसा शीट लेना आपको। तो शीट इज प्लेस इन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, एक मैग्नेटिक पोल रखा गया, नॉर्थ पोल मान लीजिए, और वो इधर हमारे तरफ फेस कर रहा है, सपोज के लिए नॉर्थ पोल ही है, और एक शीट यहाँ पे हमारे हाथ में है, ठीक है ना। वो शीट क्या है, मेटालिक शीट है, जो ये भी समझिए वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का शीट है, ऐसे भी पकड़ लीजिए आप। तो होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक, हाँ, तो फेरो अगर है मतलब मैग्नेटिक अगर है, फेरोमैग्नेटिक है तो उसको होल्ड कर करके नहीं रखोगे, होल्ड करके क्या होगा, छोड़ोगे तो टान लेगा ना, कौन, पोल, नॉर्थ पोल टान लेगा उसको, ठीक है। तो वो आपको पकड़ के रखना पड़ता है, ये बात सही है, पकड़ के रखेंगे इसको। चलिए इसको पकड़ के रखता है। नेक्स्ट, होल्ड द शीट इफ इट इज नॉट मैग्नेटिक। अब वो मैग्नेटिक नहीं है, जैसे पेपर ही ले लो आप, पेपर लेके आप छोड़ोगे तो क्या उठानेगा, नहीं टानेगा, नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी के चलते गिरेगा। आप ऐसे पकड़ के रखो तो कोई अपने हाथ में ऐसे रख सकते हो, नहीं टानेगा, तो वो नहीं टानेगा। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे होल्ड द शीट व्हेन इट इज नॉन मैग्नेटिक, ये गलत बात है, नहीं पकड़ के रखना पड़ेगा उसको, ऐसे चाहे ऐसे रख सकते हो आप। मूव द शीट अवे फ्रॉम द, सॉरी ये वाला वर्ड जोड़ते चलिए, फोर्स इज नीडेड, फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट। तो ऐसे होल्ड करने के लिए एक फोर्स लगता है, नहीं छोड़ोगे तो आप रह जाता है ना, एक फोर्स लगता है उसको पकड़ के रखने के लिए, और फोर्स यहाँ पे नहीं लगता है। उसके बाद फोर्स इज नीडेड टू मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। ये कंडक्टिंग है, अगर माने उसमें करंट है, ठीक है, पास कर रहा है, कंडक्टर है, तो वो भी तो मैग्नेटिज्म तैयार करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, या ऐसे छोड़ दीजिए, उसको भी हटा दीजिए।
कंडक्टिंग सब्सटेंस है, अभी इसमें करंट नहीं दिया हमने। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लेंस लॉ। क्या पढ़ेंगे? लेंस लॉ। उसमें हम देखेंगे कि मैग्नेट के पास, मैग्नेट के माने सोलेनॉइड के पास आप मैग्नेट लेके आओगे ना, तो वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। आप उससे दूर ले जाओगे तो उसको अट्रैक्ट करना, माने जो करोगे आप उल्टा करेगा वो। आप उससे दूर ले जाना चाहते हो, कहीं मत ले जाओ, और उसके पास लाओ तो नहीं मत लाओ, तो दोनों में तंग करेगा आपको। तो आप जब दूर ले जाते हो कोई कंडक्टिंग सब्सटेंस को, तो वो अट्रैक्ट करते ही, हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, उस तरह समझा दे रहा हूँ मैं। अट्रैक्ट तो कर रहे, आप ले जाओगे तो मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा, दूर भी ले जाओगे तो, ऐसे ही सिंपल भाषा में। लेकिन मैं उसको उस सेंस में बता, लेंस लॉ याद रखिएगा, हम पढ़ाएंगे तो आपको फिर से रिमाइंड कर देंगे। तो वो सेंस में ये बात सही हो जाता है। और कह रहे हैं मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल with uniform velocity, force लगेगा बोल रहा है, a force is needed to move the sheet away from the pole if uniform velocity, if it is both non-conducting and non-polar। non-polar and non-conducting है तो कहाँ से हो? non-polar है तो उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तो मैग्नेटाइज हो सके थोड़ा सा भी, और कंडक्टिंग तो है ही नहीं, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, तो वो क्या करेगा नॉर्थ पोल? उसको आप उसको क्यों ले जाने के लिए फोर्स लगाओगे कि नॉर्थ पोल तुम छोड़ो उसको हम ले जाएं? ऐसा कुछ करना नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं, ए एंड सी, और ए एंड सी आपके डी ऑप्शन में राइट दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 का है। कह रहा है कि अ थिन डायमैग्नेटिक rod is placed vertically between the poles of an electromagnet. When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from, कह रहा है कि देखिए एक फ्लोर पहले बनाता हूँ, ये फ्लोर है, और यहाँ पे एक क्या रखा गया है, एक डायमैग्नेटिक थिन रॉड रखा हुआ है। तो ये आपका थिन रॉड रखा गया है, कहाँ पर? इस सरफेस के ऊपर ऐसे खड़ा करके, जैसे भी खड़ा किया गया हो, सपोर्ट होगा ऐसे खड़ा कर दिया गया जादू का चलिए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते, इधर उसका नॉर्थ पोल है और इधर आपका उसका साउथ पोल है, ठीक है। अब इसके चलते फील्ड तैयार होगा। तो ये क्या किसी कारण से इसका अलाइनमेंट जो है ना ऐसे नहीं हो गया, ऐसे हो रहा है, तो रिपेल कर रहा है। रिपेल करने के चलते क्या हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ ठेल रहा है उसको, इधर उधर नहीं खींच रहा है, ऊपर की तरफ भाग, या निकलो फील्ड से बाहर निकलो। तो वो क्या करते हैं, इसको उठा देता है, उठा कर कहाँ लेके चला आता है, यहाँ पर लेके चले आता है उसको, और उसकी हाइट कर देता है यहाँ पर। अब वो उठ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस उठ गया, मान लीजिए एच डिस्टेंस उठ गया। तो एच डिस्टेंस किसके द्वारा उठा? इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उठा। एक बात तो आप समझ गए। तब ये कितना उठा, ये mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितने होगी, यही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये तो पता चल गया। अब क्या है, ये कौन सा मैग्नेट है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉइल्स लगे हुए हैं इसमें, कॉइल्स लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? हॉट शूज मैग्नेट पड़े हुए, कॉइल्स लगा हुआ ऐसे, ठीक है, होते हैं ऐसे, तो कॉइल्स लगे हुए। तो ये कब ऐसा काम कर सकते हैं? जब आपका करंट फ्लो करेगा ऐसे। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, जब तक आपका करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो करंट इसकी जान है, नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सोर्स कौन है इसको उठाने का? ये जो मैग्नेट की जो रॉड्स है वो, या इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है वो। करंट फ्लो करने के चलते वो नहीं भी रहते हो ना, तो सोलेनॉइड जो बना हुआ था ना कॉइल, वो भी काम कर लेता, भी काम करता, लेकिन काम तो करता मटेरियल डाल के उसको स्ट्रॉन्ग और बनाए मैग्नेटिक। तो जो काम करने वाला है कौन है यहाँ पे? करंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ तब से गिर जाएगा ये। तो यहाँ पे कौन काम करेगा? कोशिश करें, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम फ्रॉम। कौन यहाँ पे काम करने में हेल्प कर रहा है? यहाँ पे करंट काम कर रहा है ना, कि ये एनर्जी करंट से आ रही है, करंट तैयार कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसको ठेल रहा है ऊपर। तो देखें, द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, बोल रहा है कि उठाने का काम उसकी लैटिस स्ट्रक्चर रॉड जैसा है इसलिए उठ जाता है, रॉकेट बन गया इसलिए उठ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग बात है, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हाँ कुछ बच्चे इस बात से
राजी हो जाएंगे कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये भी बात है कि पार्शियली सही है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं उसको उठाया, लेकिन उससे भी अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए उससे अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, द करंट सोर्स, हाँ तो ये मुझे अच्छा क्वेश्चन आंसर लग रहा है, क्योंकि करंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो काम नहीं होता। तो हम तो करंट को पहले देंगे इसका स्टेट, मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड देंगे। अगर ये कहते करंट एंड ड्यू टू इट्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं उसको सबसे ठीक करते, अगर फोर्थ ऑप्शन वो है तो वो कर देंगे। तो देखें, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उल्टा कर दिया है। अगर इसी का उल्टा कर देते तो मैं हाँ इसी को ठीक करता, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग ये होता करंट होता, तो मैं उसको देता। क्यों, करंट मैं दे रहा था और माने एसी करंट फ्लक्चुएट करता है ना, तो इधर उधर फ्लक्चुएट करता है एसी करंट, तो ऑसिलेट करता है, तो वो कहता है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट दे रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रहा है, उससे जल्दी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ऐसे वो भी ऑसिलेट कर रहा है, कुछ ऐसा कहानी होता है। तो मैं उसको देता, अगर वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात तो सरासर गलत हो गया, इसको तो ऑप्शन में नहीं रखेंगे, तो मेरा सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होता है। तो इसी के साथ आज का लेसन समाप्त होता है, छोटा सा लेसन था, लेकिन अच्छी बात है कि इतने लंबे लंबे लेसन के बाद एक रिलीफ के लिए तो छोटा सा एक दिन चाहिए था। ये फायदा ये होगा कि आप कुछ और रिविजन्स कर सकोगे, थोड़ा सा पीछे हो गए चैप्टर, चलो अब बैकलॉग फिर थोड़ा सा हल्का हो गया होगा, उसको मेकअप कर लीजिएगा इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था, क्वेश्चंस भी बहुत कम थे और टॉपिक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं थे। लेकिन एक याद रखिएगा, हम लोग 28 डेज में 28 चैप्टर्स ही खत्म करेंगे, और आपको मास्टरी करना है, यानी मास्टर बनना है फिजिक्स का, ये वादा कीजिए हमसे, क्योंकि हमारा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। हम लोग दिन रात खट रहे हैं आपके लिए। आप सोचोगे कि सर तो आप केवल खड़ा होते हो उतने देर तो वक्त तो खत्म हो जाता है, आप तो छुटकारा पा जाते हो, हम लोग को सारा दिन का काम पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। आपके पीपीटी को तैयार करना, टॉपिक्स को चूज करना, सिलेक्शन करना कि कैसे आपको पढ़ाना है, सिंक्रोनाइज करना, सारा का सारा काम करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप ये प्रोडक्टिव आपको रिपोर्ट मिलता है। तो याद रखिएगा, इस परिश्रम को वृथा मत जाने दीजिए, फेल मत होने दीजिएगा। सक्सेस आपके साथ में है, क्योंकि आप डेस्टिनी जीत के साथ हो, डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो, हमेशा ये स्लोगन याद रखिएगा। और ये कभी मत भूलिएगा प्लीज़ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना डेस्टिनी जीत को। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी जीत।